अध्याय 51। अध्याय 51। अनुवादक। टैग जिया, क्या तुम अभी सहज थी? शांत होने के बाद वेई शाओ ने ट्यू क्यू को कसकर गले लगाया, उसके कान में फुसफुसाया। उसके कान के लोब और कनपटी तकिए से उलझी हुई थी। ट्यू क्यू इतनी थकी हुई थी कि वह हिलना नहीं चाहती थी। उसने अपनी आंखें बंद करने और उसे अनदेखा करने का फैसला किया, लेकिन अचानक उसके नितंब सुन्न हो गए। वी शाओ के हाथ ने उसके नितंब को जोर से दबाया। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह उसे घूर रहा है। क्यू क्यू ने अपने होंठ काटे और उसके पास दुखी होकर 2 बार ओह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वेई शाओ ने हंसते हुए उसे अपनी छाती से लगा लिया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आपके छोटे भाई को मेरे प्रति पूर्वाग्रह है। उदासीन स्वर। ट्यू क्यू उसके हाव भाव देखकर दंग रह गई। वह शांत दिख रहा था, मानो उसे अचानक कुछ याद आ गया हो और उसने उसे वह वाक्य कह दिया हो। कोई और भावना नहीं देखी। इसके अलावा सिर्फ एक साधारण वाक्य से वह यह नहीं समझ पाई कि उसका क्या मतलब था। इसलिए उसने पूछा, क्या मेरा छोटा भाई विनम्र नहीं है और मेरे पति को नाराज कर रहा है? वेई शाओ ने एक पल के लिए रुककर कहा, नहीं। जियाओ कियाओ ने राहत की सांस ली। अगर उसने कभी तुम्हें नाराज नहीं किया, तो पति ने क्यों कहा कि उसे तुम्हारे खिलाफ पूर्वाग्रह है? वी शाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। जियाओ कियाओ को समझ नहीं आया कि वह क्या सोच रहा था। उसने कुछ देर सोचा और फिर समझाया, उसके पति के खिलाफ पूर्वाग्रह कैसे हो सकता है? आम तौर पर घर पर वह कुछ नहीं करता, हमेशा स्तब्ध रहता है। मुझे डर था कि जब मैं यहाँ आऊंगी तो मुझे उसकी याद आएगी और वह अनुचित व्यवहार करेगा, जिससे दूसरे हंसेंगे। इसलिए मैंने जानबूझकर उससे कहा, चाहे वह कहीं भी जाए, उसे शिष्टाचार का सख्ती से पालन करना चाहिए और इससे भी ज्यादा उसे बकवास नहीं करनी चाहिए और घर की तरह अपना मुंह बंद नहीं रखना चाहिए। कहीं भी एक वयस्क की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसने मेरी बात मान ली, इसलिए उसने तुम्हारे सामने इतनी औपचारिकता से बात की, जिससे पति को गलतफहमी हो गई, है न? वी शाओ ने सुना और उसकी तरफ देखा। वह बस मुस्कुराया और विषय को छोड़ दिया। अपने हाथ को उसके लंबे बालों को अपनी उंगली के चारों ओर लपेटने के लिए उठाया। थोड़ी देर के लिए उसके साथ खेला। अचानक, जैसे कि उसे याद आ रहा हो क्या, वह काउबो हाई कब चला गया। ट्यू क्यू ने अपना एक गाल उसकी छाती पर दबाया, अपनी आंखें बंद की और कहा, पिछले महीने चला गया था। उस समय वह अलविदा कहने के लिए महल में भी आया था और उसकी दादी ने भी उसका स्वागत किया। वेई शाओ ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि वह आपको हानजोंग चट्टानों पर लेखन और बुद्ध की मूर्तियों को देखने के लिए ले जाए? उसकी बकवास बातें सुनकर जियाओ कियाओ दंग रह गई। याद करने से पहले उसने कुछ देर सोचा। ऐसा लग रहा था कि उस दिन रानी माँ के महल में, जब वह और गाओ हेंग बातें कर रहे थे, गाओ हेंग ने इस तरह के वाक्य का उल्लेख किया था। उस समय वेई शाओ यहाँ था। शायद उसने भी इसे सुना था। बहुत समय हो गया था, लेकिन उसे अभी भी यह स्पष्ट रूप से याद है। उसे अचानक मजा आया और उसने अपनी आंखें खोलीं। उस दिन यह सिर्फ एक सामान्य बातचीत थी। क्या आपको अभी भी लगता है कि यह सच है? वेई शाओ के हाथ ने धीरे धीरे उसके कोमल, निर्वस्त्र शरीर को सहलाया। उसके कान के पास झुकते हुए उसने कहा, हानजोंग युनमेन की चट्टानों पर सुलेख और बुद्ध की मूर्तियां पिछले राजवंश से ही मौजूद हैं। वे वास्तव में असाधारण और अद्भुत हैं। दुर्भाग्य से हान ट्रुंग अभी भी यू झेंग गोंग के हाथों में है। यदि आप वास्तव में आकर देखना चाहते हैं, तो कुछ दिनों में जब मैं हान ट्रुंग को जीत लूंगा, तो मैं उस चट्टान पर सभी लेखन और बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट कर दूंगा और उन्हें घर ले जाऊंगा, ताकि आप उन्हें अपने दिल की इच्छा के अनुसार देख सकें। ट्यू क्यू जोर से हंसा।
उसने आगे बढ़कर उसकी बाह को जोर से चुटकी ली। मुझे इस दृश्य को बर्बाद करने के लिए जिथर जलाने और क्रेन पकाने जैसी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे देखना चाहूंगा तो बाद में स्वयं वहां जाऊंगा। 1. जीथर को जलाओ और क्रेन को पकाओ। जीथर को जलाओ, लकड़ी के रूप में उपयोग करो। क्रेन को भोजन के रूप में पकाओ, जिसका अर्थ है दृश्यों को नष्ट करना। वेई शाओ ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक जानवर हूं जो केवल लड़ना और मारना जानता है? मैं 5 साल की उम्र में स्कूल गया और 7 साल की उम्र में मैंने चित्र बनाना सीखा। उस समय मैं और मेरा चचेरा भाई दोनों डॉक्टर मेंग गोंग के शिक्षक बन गए, जिन्होंने 20 साल तक इंपीरियल अकादमी में पढ़ाया था। बेई मेंग चित्र बनाने में अच्छा था, नान झांग लिखने में अच्छा था। गाओ हेंग मेंग झांग के बराबर कैसे हो सकता था? क्या आपने कभी बेक मानह के बारे में सुना है? तियो कियो ने अपनी हंसी रोकी और गंभीरता से कहा, यह आपकी गलती है। इससे पता चलता है कि वह एक छिपी हुई प्रतिभा है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो मुझे जून हो को रानी माँ के महल में भित्ति चित्र बनाने के लिए परेशान करना चाहिए था। शायद इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया जा सकता था और एक पेंटिंग प्रसिद्ध हो जाती। वेई शाओ ने हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूँ? मैंने 3 साल तक पढ़ाई की, लेकिन मेरी इसमें ज्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए मैंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। मेरे चचेरे भाई ने मुझसे अधिक समय तक अध्ययन किया है और उन्हें भी बहुत अच्छा चित्रकार माना जा सकता है। यह दुख की बात है कि अब बहुत कम लोग इसे जानते हैं। मेरे अध्ययन कक्ष में ऐसा लगता है कि उस वर्ष की कुछ पेंटिंग अभी भी रखी है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, तो मैं उन्हें आपके देखने के लिए ले आऊंगी। जियो कियाओ ने उसे धक्का दिया। ठीक है, तुम आकर उन्हें ले आओ। मुझे उस वर्ष की जून हो की मास्टर पेंटर शैली दिखाने दो। वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, उसका मुंह बिना रुके आग्रह कर रहा था। यह पहली बार था जब वेई शाओ ने मेरे सामने इतना जीवंत और स्वाभाविक रवैया दिखाया। उसके लंबे बाल तकिए पर फैले हुए थे। वह मुस्कुराई। इतनी सुंदर कि कलम और स्याही से चित्र बनाना वास्तव में कठिन था। उसके जेड़ हाथ ने उसके कंधे को धकेला। उसकी हड्डियां बहुत हल्की महसूस हुईं। कहीं कहीं वह उत्साहित भी हो गई। वेई शाओ पलटा और बिस्तर से उतर गया, नीचे कूद गया। अपने कपड़े पहनते हुए उसने कहा, रुको, मैं उन्हें तुम्हारे देखने के लिए ले आता हूँ। मैं डींग नहीं मार रहा हूँ। उस वर्ष मानहकांग ने मेरे चित्र की बहुत प्रशंसा की थी और कहा था कि यह बहुत भावपूर्ण है, लेकिन क्योंकि मुझमें सीखने का धैर्य नहीं था, इसलिए मैंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। यद्यपि अब मैं चित्र बनाने के लिए ब्रश नहीं पकड़ता, फिर भी मैं अच्छी और खराब पेंटिंग में अंतर कर सकता हूँ। Exio Kiao lay on the pillow, her hands propped up under her chin, smiling as she watched him casually put on his Chinese clothes and hurriedly leave the room. Leaving Exio Kiao lying on the bed alone, she remembered Wei Shao's appearance of showing off his knowledge of calligraphy and painting just now, and felt even funnier. She turned around and pulled the blanket over her face, laughing out loud. Exio Kiao waited for a while, thinking that Wei Shao was about to return, but after waiting for a long time, she still didn't see him. Gradually, she began to doubt and was about to go see what he was doing when she suddenly heard footsteps right outside the door. She thought it was Wei Shao, but when she heard it, she saw that it wasn't him. The door was pushed open, and an old nanny walked in and bowed, saying, Nanjun invited her to come to the study herself. After Exio Kiao finished dressing, she turned back to look at the mirror, reached out to smooth her slightly messy hair, loosely tied it behind her head, and strode straight to the study. When she reached the door, she pushed the half-closed door open and saw Wei Shao with his back to her.
खुद पश्चिम की दीवार पर चौकोर किताबों की अलमारी के सामने खड़ी होकर वह मुस्कुराई और बोली, क्या आपने मुझे दिखाने के लिए इसे लाने के लिए नहीं कहा था? आप मुझे क्यों चाहते हैं? वी शाओ ने धीरे से अपना सिर घुमाया। ज्यो क्याओ थोड़ा कांप गया। उसके चेहरे पर मुस्कान कठोर हो गई। उसने वी शाओ के ठंडे चेहरे को देखा। उसकी निगाहें इधर उधर घूम गईं और वह कोमलता नहीं देख पाई जैसे कि जब वे दोनों अभी बेडरूम में थे। यह एक अलग चेहरे वाले दूसरे व्यक्ति में बदलने जैसा था। ज्यो क्याओ एक पल के लिए झिझकी। उसके चेहरे पर मुस्कान भी गायब हो गई, लेकिन वह फिर भी अंदर चली गई। कुछ कदम आगे बढ़ी और पूछा, पति ने मुझे बुलाया? वेई शाओ ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर ठंडे स्वर में कहा, तुमने मेरा यह बक्सा छुआ है। ज्यो क्याओ ने दराज पर नजर डाली। उसने उस बक्से की ओर इशारा किया। कुछ दिन पहले जब वह जुओ काउंटी गया था तो वह एक बांस की पर्ची वाला पत्र भूल गया था, इसलिए उसने किसी को उसे लाने के लिए भेजा। जब वह अध्ययन कक्ष में गई तो वह कई बार उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाई। उसे याद आया कि उसने उसे वापस उसी जगह पर रख दिया था, लेकिन उसे अभी भी उसके निशान मिले। अचानक उसे बहुत पछतावा हुआ कि वह उस दिन न देखने की उसकी चेतावनी भूल गई थी, जिसके कारण आज उसका अपमान हुआ। ज्यो क्याओ ने अपनी आंखें नीची की और धीमी आवाज में कहा, यह वास्तव में इस उपपत्नी की गलती है। उस दिन आपने किसी को बांस का पत्र लाने के लिए भेजा था। जब मैं यहाँ आया तो मैंने गलती से इसे देखा। मुझे उत्सुकता थी, इसलिए मैंने इसे बाहर निकाल लिया। उसे भी अपने किए पर शर्म आ रही थी। उसका चेहरा थोड़ा लाल था। लेकिन चिंता मत करो, मैं बॉक्स नहीं खोलूंगा। उसने एक सांस ली, फिर जारी रखा, मुझे डर है कि यह नहीं खुलेगा। वेई शाओ ने ठंडे स्वर में उसकी बातों को बीच में ही रोक दिया। जियाओ क्याओ दंग रह गई और उसकी ओर देखने लगी। उस ठंडी निगाह को देखकर उसके अंदर घृणा की भावना थी। कई बार उसने उस निगाह को अपनी ओर देखते हुए देखा था। इसके अलावा अभी कुछ पल पहले वे दोनों अभी भी एक दूसरे से उलझे हुए थे, लेकिन अब वह अचानक अपने पिछले रूप में वापस आ गया, जिससे वह मानसिक रूप से खुद को तैयार नहीं कर पाई। वह दंग रह गई, चुपचाप उसे देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने आखिरकार प्रतिक्रिया की और उसकी निगाह बॉक्स की ओर मुड़ गई। 9 महल के ताले पर कुछ और बहुत स्पष्ट खरोंचें थी, जैसे कि किसी ने जानबूझकर इसे तोड़ने के लिए कुछ इस्तेमाल किया हो। यह सिर्फ इतना था कि इसे अभी भी नहीं खोला जा सका था, और तभी उसने हार मान ली। जियाओ क्याओ चौंक गई और उसने जल्दी से कहा, मैं मानती हूँ कि मैंने उस समय बॉक्स को छुआ था, लेकिन मैंने इसे तुरंत बाद वापस रख दिया, और मैंने इस 9 महल के ताले को बिल्कुल भी नहीं छुआ, और मैंने इसे तोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वेई शाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे इस अध्ययन कक्ष में आपके अलावा और किसे अपनी इच्छानुसार आने जाने की अनुमति है? मुझे याद है जब आप पहली बार यहाँ आए थे, मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि आपको इस चीज को छूने की इजाजत नहीं है। वह अभी भी क्यों घूम रही है? ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सहज हो गई हूँ। क्यू क्यू का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने कहा, यह मेरी गलती है, मुझे तुम्हारी ट्रे नहीं छूनी चाहिए थी। मुझे जानता हूँ मैं गलत था। लेकिन मैंने फिर भी वह एक वाक्य कहा। उस समय मैंने उसे उठा लिया और तुरंत वापस कर दिया। जहाँ तक ताला टूटने की बात है, मुझे वास्तव में नहीं पता। वेई शाओ ने कुछ देर तक उसे देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। वह अचानक उसके पास से चला गया, दरवाजा खोला और पीछे देखे बिना अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे धीमी होने तक इंतजार करते हुए
आखिरकार उसके कानों से गायब हो गई। जियाओ कियाओ ने धीरे से अपना सिर घुमाया, अध्ययन कक्ष के 2 दरवाजों को देखा जो पूरी तरह से खुले थे। बाहर का अंधेरा अभी भी मंद और शांत था। दरवाजा खाली था। जमीन पर केवल एक मंद टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी थी। जियाओ कियाओ की धड़कन थोड़ी तेज थी। उसकी पीठ के पीछे पसीने की एक पतली परत थी। उसके पैर लगभग कमजोर थे। खड़े होना मुश्किल था। आखिरकार वह किताबों की अलमारी से टिक गई। धीरे धीरे छोटे बिस्तर के पास बैठ गई, अकेली और अनुपस्थित। एक पल बाद जल्दी जल्दी कदमों की एक श्रृंखला कोई दहलीज से अंदर भागा। जियाओ कियाओ ने ऊपर देखा। यह जुआन नुओंग आ रहा था। वह सीधे जियाओ कियाओ के चेहरे के पास चली गई, उसकी बाह को सहारा देने के लिए नीचे बैठ गई। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या हुआ? मूल रूप से स्वस्थ नाम क्वान अभी अभी अपने कमरे में लौटा था। यह देखकर कि उसका रंग रूप ठीक नहीं था, उसने बिना कुछ कहे अपने कपड़े पहने और बाहर चला गया। नो क्वान फिर से यहाँ अकेली बैठी है। क्या हुआ? उसने आश्चर्यचकित होकर ट्यू क्यू का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? जल्दी से नौकर के पीछे कमरे में जाओ। ट्यू क्यू धीरे धीरे शांत हो गई। उसने अपना हाथ खींच लिया, खड़ी हो गई और सामान्य रूप से बोली, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। जुआन नुओंग उसका विश्वासपात्र था। ट्यू क्यू उससे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। उसने उसे कारण बताया कि वेई थियो अभी क्यों नाराज थी। जुआन नुओंग हैरान थी। चिंतित होकर पूछा, नो क्वान ने कहा कि उसने इसे अनलॉक नहीं किया, इसलिए यह स्पष्ट है कि उसने इसे अनलॉक नहीं किया है। नाम क्वान को विश्वास नहीं है, इसलिए वह नाराज है। मुझे क्या करना चाहिए? इन दिनों वेस्ट रूम में हमारे अलावा क्या कोई और भी आया है? पिछले कुछ दिनों से नौकर यहाँ हैं और किसी अजनबी को आते जाते नहीं देखा गया है, लेकिन आज मैं नो क्वान और बूढ़ी महिला के साथ किम लोंग मंदिर तक जाऊंगा। जुआन नुओंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नो क्वान, पहले अपने कमरे में वापस जाओ, चिंता मत करो, जाकर इसकी जांच करो। नुजून नौकर से समाचार की प्रतीक्षा कर रही है। जुआन नुओंग उसे खड़े होने में मदद करने वाली थी। ट्यू क्यू ने सिर हिलाया, कहा कि यह ठीक है, फिर खुद खड़ी हो गई और सीधे बेडरूम में चली गई। वेई शाओ के पश्चिम कक्ष से चले जाने के बाद उसने किसी को घोड़े का नेतृत्व करने का आदेश दिया और घोड़े को कार्यालय में जाने का आग्रह किया। रात की हवा उसके चेहरे पर बह रही थी, जिससे उसका जलता हुआ माथा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। उसकी आंखों के सामने अचानक अध्ययन कक्ष का दृश्य दिखाई दिया, जिस तरह से क्यूनू ने समझाया था। आम तौर पर जब वह उससे बात करती थी तो वह अक्सर अपनी आंखें नीची कर लेती थी, जिससे उसके लिए यह स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो जाता था कि उसकी आंखों में क्या छिपा था। लेकिन अभी जब वह खुद को सही ठहरा रही थी तो शुरू से आखिर तक वे आंखें उसकी ओर ही थीं, बिना किसी झिझक, टालमटोल या असहजता को छिपाए। या यूं कहें कि उसे उन आंखों में कोई झिझक, टालमटोल या छिपाव नहीं दिखा। तो सिर्फ 2 ही संभावनाएं थी। सबसे पहले तो वह इतनी कुशलता से झूठ बोलती थी कि वह भी उसकी आंखों में कोई कमी नहीं देख पाता था। दूसरा, उसने वास्तव में 9 महलों के ताले को नहीं छुआ। अगर यह पहली संभावना थी तो कियाओनू बहुत गहरा था, उसका मन भयानक था। लेकिन अगर यह दूसरी संभावना थी, वी शाओ का मूड अचानक थोड़ा अस्त-व्यस्त, अधीर और परेशान हो गया। जब वह सरकारी कार्यालय के गेट पर पहुंचने वाला था तो उसने अचानक अपना घोड़ा रोक दिया, घूम गया और वी हवेली की ओर वापस चला गया। गेट में प्रवेश करने के बाद जब वह कांटे से गुजरा तो वह रुक गया, पूर्वी कमरे की दिशा में देखा,
फिर घूम गया और आगे बढ़ गया। अध्याय 52। चूशी छोटे से बिस्तर पर अपनी पीठ के बल लेटी हुई थी। दादी जियांग उसकी पीठ की मालिश कर रही थी। दूसरी नौकरानी उसके बगल में घुटनों के बल बैठी थी, उसके पैरों की मालिश कर रही थी। मैडम, क्या आप तेजी से मालिश करना चाहती हैं? दादी जियांग ने धीरे से कहा। चूशी ने अपनी आंखें बंद कर ली और शिकायत की, वह बुद्ध की पूजा करने गई थी। अपने आज्ञाकारी पोते पोतियों को साथ लाना ही काफी है। उसने मुझे घसीट कर साथ ले जाने पर जोर क्यों दिया? इससे पहले जब वह झोंगशान देश लौटी थी तो उसने मुझे जाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? मुझे लगता है कि क्याओनू ने उसके सामने कुछ कहा होगा। उसने कहा होगा कि मैं गलत था। दादी जियांग ने अपने बगल में खड़ी नौकरानी की ओर देखा और उसे नीचे उतरने का संकेत दिया। जब कमरे में केवल वह और चूथी ही बचे तो वह पास आई और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। श्रीमती झू तुरंत उठ बैठीं। सच में? दादी जियांग ने सिर हिलाया। जैसा झेंग चुयू ने कहा है वैसा करो। आज के दुर्लभ अवसर का लाभ उठाओ। मैं कुछ करूंगी। जब तक नान जून इसे देखेगा वह निश्चित रूप से इस पर सवाल उठाएगा। देखते हैं कि तब वह क्याओनू इसे कैसे नकारता है। श्रीमती झू ने एक सांस ली। मुझे याद है कि एयरलैंग ने कई सालों तक उस बॉक्स को रखा है। वह इसे बहुत संभाल कर रखता है। वेस्ट रूम के नौकर हर दिन पानी छिड़कते हैं और फर्श साफ करते हैं, लेकिन वे इसे हिला नहीं सकते। मुझे भी नहीं पता कि अंदर क्या है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले मैं उसके कमरे में गई थी। जब मैंने इसे देखा तो मैंने लापरवाही से पूछा, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। वह इसे खजाने की तरह संभाल कर रखता है। दादी जियांग ने कहा, यह और क्या हो सकता है? यह शायद वह टोकन है जो सुनू ने नान जून को पहले दिया था। इस बारे में बात करते हुए नान जून वास्तव में वफादार है। इतने सालों के बाद भी वह अभी भी उस बॉक्स को बरकरार रखता है। जैसे ही उसने दो शब्द सुनू सुने, श्रीमती झो ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। यह वास्तव में उसका है क्या? दादी जियांग ने जवाब दिया, नहीं तो कौन सी अन्य वस्तु नान जून को इतने सालों तक इसे रखने के लिए मजबूर कर सकती थी? चूथी के चेहरे पर घृणा झलक रही थी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर पूछा, क्या इसे ठीक से संभाला गया था? दादी जियांग ने कहा, ईस्ट रूम में एक नौकर है जिसका अंतिम नाम सन है। वह अक्सर मुझे चुपके से कई बातें बताती है। उसने कहा कि बॉक्स अब अध्ययन कक्ष में रखा गया है। इससे पहले नाम क्वान के अध्ययन कक्ष में पानी छिड़कने और फर्श साफ करने वाले व्यक्ति के अलावा किसी को भी बिना अनुमति के प्रवेश या बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। हाल ही में क्यूनू अक्सर खुद वहां जाती थी। आज घर में सभी लोग चले गए थे, इसलिए नौकरानी ने दादी टोन को उस समय का फायदा उठाने दिया जब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, और वह चुपचाप अध्ययन कक्ष में प्रवेश कर गई और जानबूझकर ताले पर शरारत के कुछ निशान छोड़ गईं। एक बार नैम क्वान को पता चल गया तो वह निश्चित रूप से क्यूनू पर इसका बदला लेगा। भले ही क्यूनू ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया, लेकिन नाम क्वान उस पर विश्वास नहीं करेगा। एक जागीरदार के रूप में पिछले 10 वर्षों से नाम क्वान ने किसी से भी शादी नहीं की है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी या रखेल से भी नहीं। तो फिर वह टोनू को कैसे याद नहीं कर सकता था? भले ही उसने अब क्यूनू से शादी कर ली थी, भले ही नाम क्वान अस्थायी रूप से उसकी सुंदरता से मोहित हो गया था, उसके दिल में वह टोनू की तुलना नहीं कर सकती थी। क्यूनू का इरादा ताला तोड़कर झांकने का था। नाम क्वान के व्यक्तित्व को देखते हुए वह उसे आसानी से कैसे माफ कर सकता था? किसने कहा कि क्यूनू को बुढ़िया के सामने आकर उसके बारे में बुरा भला कहने को? चूथी ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या होगा अगर नी लांग क्यूनू द्वारा मोहित हो जाए और उसकी व्याख्या पर विश्वास कर ले? दादी जियांग ने उत्तर दिया, मैडम, चिंता मत करो।
श्रीमती टोन के अनुसार कुछ दिन पहले उन्होंने क्यूनू को बॉक्स को हटाते और फिर वापस रखते हुए देखा था। क्यूनू की वेई परिवार से शादी हुए आधे साल से अधिक हो गया था। यह देखा जा सकता था कि वह टोनू और नाम क्वान के बीच पिछले मामले के बारे में भी जानती थी और यह भी अनुमान लगा सकती थी कि बॉक्स के अंदर क्या है, इसलिए अब वह असहज महसूस कर रही थी। नाम क्वान की निजी चीजों पर झांक रही थी। अगर उसका इरादा इसे अनलॉक करने का था तो यह स्वाभाविक था, इनकार करने की हिम्मत क्या थी? चूथी ने सिर हिलाया और खुशी से कहा, स्वर्ग भी मेरी मदद करता है। यह पता चला कि क्यूनू पहले आया था, इसलिए हमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्या उस बूढ़ी औरत में कोई दोष है? दादी जियांग ने कहा। दादी सुन पूर्व कक्ष से कुछ कीमती सामान चुरा लिया करते थे। अब कमजोरी अभी भी नौकरानी के हाथों में है। यदि इस मामले की जांच की जाती है तो वह गवाही देगी कि क्यूनू एक बार अकेले अध्ययन कक्ष में गई थी और उसने उस बक्से को छुआ था। गवाहों के सामने चाहे नाम क्वान कितना भी भावुक क्यों न हो, वह इस पर विश्वास कैसे न कर सकता था? चूथी धीरे से मुस्कुराई, बहुत अच्छा, आप गरीब सो नोक के चले जाने के बाद मेरे पास केवल तुम ही हो जो जानती हो कि मेरे लिए कैसे सोचना है। पिछली बार मेरी वजह से तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा था कि तुम्हें चलने फिरने से पहले बहुत देर तक आराम करना पड़ा था। दादी जियांग बहुत आभारी थी। पीछे मुड़कर सोचने पर उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया। जब मैं पहले मुसीबत में थी, अगर मैडम की मदद और समर्थन न होता तो शायद अब तक मैं एक अकेली भूतनी बन चुकी होती। मैं अब तक कैसे जीवित रह सकती थी? जब तक मैडम संतुष्ट हैं, मैं उनकी जान देकर भी बदला चुकाने को तैयार हूँ। After hearing this, Mrs. Zhu was quite moved and told her not to massage her back anymore and to retreat to rest early. At this time, a maid came to report that Jun Ho had arrived. Grandma Jiang was immediately startled. Mrs. Zhu knew that since the last time she was punished, she was still afraid of Wei Shao. Seeing her son from afar, she avoided him like the plague. Mrs. Zhu was also worried that Grandma Jiang might accidentally make her son angry, so she quickly let her go. Grandma Jiang quickly got up, but as soon as she reached the door, she raised her head and saw Wei Shao's figure striding towards her. Bang bang, in the blink of an eye, he had already arrived right outside the door. She wanted to escape but couldn't. Grandma Jiang hurriedly took a few steps back, respectfully bowed to Wei Shao, and then was about to leave when she heard Marquis Wei shout loudly, "You stop there." Grandma Jiang trembled, helplessly stopping, slowly standing close to the edge of the wall. Wei Shao walked in front of Mrs. Zhu, looking at her mother. मैं एक छोटी सी दुकान पर बैठा था। मेरा चेहरा गंभीर था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। चूथी को यह देखने की आदत नहीं थी। कुछ देर तक मेरी ओर देखने से उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरी और अपने बेटे से पूछा, मेरा बेटा अचानक यहाँ आ गया, क्या बात है? देर हो रही है, मैं आराम करने की योजना बना रहा हूँ। वेई शाओ धीरे से झोशी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, बेटा यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसे माँ से कुछ पूछना है। क्या बात है? मेरे अध्ययन कक्ष में एक बक्सा है। सभी नौकर जानते हैं कि उसे छूना नहीं है। आज मुझे ताले पर कुछ खरोंचें दिखीं, जो यह दर्शाती हैं कि किसी ने जानबूझकर ताला तोड़ने की कोशिश की थी। मैं माँ से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्हें इस बारे में पता है? चूथी ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और गुस्से से कहा, कौन इतना साहसी होने की हिम्मत करता है? अगर मुझे पता चल गया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वह एक क्षण के लिए रुकी। जाओ उस क्यूनू से पूछो और देखो, आपके अध्ययन कक्ष में तो नौकर घुसने की हिम्मत ही नहीं करेंगे।
खरोंच लगने की तो बात ही छोड़िए। वह पश्चिमी कमरे की मालकिन है, क्या हुआ यह उसे किसी से बेहतर पता होना चाहिए। वेई शाओ ने झू शी को ध्यान से देखा। क्या माँ का मतलब है कि उसने जानबूझकर ताला तोड़ा है? चू थी ने खांसते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि माँ उस पर विश्वास नहीं करती। बस यह कहना थोड़ा मुश्किल है। वह अपने बेटे की कृपा दृष्टि पर निर्भर होकर अहंकारी हो गई, उसकी सलाह की अवहेलना करने लगी, यहाँ तक कि उसके निजी जीवन में भी हस्तक्षेप करने लगी। इस दुनिया में ज्यादातर उथली औरतें ऐसी ही होती हैं। वेई शाओ मुस्कुराया, माँ, तुम्हें अभी तक पता नहीं है। मूल रूप से उस बक्से में मेरी कुछ पुरानी चीजें थी। बाद में मैंने उन सभी को हटा दिया और अंदर कुछ भी नहीं था। कुछ समय पहले उसे बक्से पर लगा 9 महलों का ताला काफी दिलचस्प लगा, इसलिए वह मुझसे पूछने आई। माँ भी जानती है कि मैं उन्हें बहुत लाड़ प्यार करता हूँ, इसलिए बेशक मैं उन्हें वह सब दूंगा जो वह चाहेंगी। और हाँ, मैं उन्हें यह भी बताऊंगा कि ताला कैसे खोला जाता है। कुछ दिनों तक इधर उधर खेलने के बाद उसकी पहले जैसी रुचि नहीं रही, इसलिए उसने कुछ सोने और चांदी के आभूषण एक बक्से में रखे और उसे मेरे अध्ययन कक्ष में रख दिया। आज मुझे पता चला कि किसी ने जानबूझकर ताला तोड़ा है। वेई शाओ के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी आवाज भी ठंडी हो गई। मैंने इसके बारे में बार बार सोचा। अगर ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि किसी के पास किसी तरह की साजिश थी, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे पश्चिम कक्ष के नौकरों को पता नहीं था कि अपने हाथों को कैसे नियंत्रित रखना है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस बक्से में कई खजाने हैं। भले ही यह सिर्फ एक खाली बॉक्स है, फिर भी मैं इस तरह के नौकर को माफ नहीं कर सकता जो इतना अपमानजनक होने की हिम्मत करता है, मालिक के रहस्यों को जानने का साहस करता है। माँ कई वर्षों से घर की देखभाल कर रही है, समझ नहीं पा रही कि इस मामले को कैसे संभालें। बेटा यहाँ यह पूछने आया था कि इससे कैसे निपटा जाए। जब वेई शाओ ने कहा कि उसने बॉक्स जियाओ कियाओ को दे दिया है और उसे यह भी दिखाया है कि इसे कैसे अनलॉक किया जाए, तो झू शी की अभिव्यक्ति बदल गई। वह दादी जियांग की ओर देखती रही जो दीवार के पास खड़ी थी। दादी जियांग की अभिव्यक्ति भी बदल गई। जब वेई शाओ ने बोलना समाप्त किया, तो झू शी पहले से ही कोयले के ढेर के बीच में बैठी थी, जैसे कि वह आग के ढेर पर खड़ी हो। उसने शांति से जवाब देने की पूरी कोशिश की, मुझे पता है। आप पहले वापस जाएं। मैं इसे कल संभाल लूंगा। वेई शाओ ने अपनी माँ को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक जटिल निराशा चमक रही थी जिसे देखना मुश्किल था। वह धीरे से बोला, यदि ऐसा है तो आपका बेटा यह मामला माँ पर छोड़ देगा। मुझे उम्मीद है कि माँ जल्दी से जवाब देंगी। अगर यह अभी भी काम नहीं करता है, तो मैं यह मामला दादी झोंग पर छोड़ दूंगी और उनसे माँ की मदद करने के लिए कहूंगी। दादी झोंग के तरीके इस परिवार में सभी को पता है और हर कोई उनका सम्मान करता है। दादी झोंग का नाम सुनने के बाद वेई शाओ ने दादी जियांग की थोड़ी बदली हुई अभिव्यक्ति पर नजर डाली, फिर वह जमीन से उठ खड़ा हुआ, घूमा और बाहर चला गया। वेई शाओ के चले जाने के बाद जियो कियाओ अभी भी कमरे में अकेली बैठी थी, अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाए विचारों में खोई हुई। एक क्षण बाद चुन नियांग भी अंदर आया, जो सुबह रुकने वाली बूढ़ी गीली नर्सों के बारे में सवाल उठा रहा था। दादी लिन को यह कहते हुए सुनकर कि पूरे दिन कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ नहीं आया था। जून, वह वेस्ट रूम से एक जासूस होनी चाहिए। किसी ने उसे एक योजना बनाने का आदेश दिया था, जिससे रानी और मार्क्विस के बीच संबंधों में मतभेद पैदा हो सके। पश्चिमी कमरे में कुल 32 बूढ़ी नर्सें और नौकरानियां थीं। सबसे ज्यादा संदिग्ध बूढ़ी नर्सें थीं,
जो नाम क्वान के अध्ययन कक्ष में पानी छिड़कने और फर्श साफ करने के लिए आती जाती थी। टाई ने श्रीमती लैम को यह भी कहते सुना कि आज सुबह उन्होंने नाम क्वान के अध्ययन कक्ष के गलियारे के सामने एक घबराई हुई आकृति देखी। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब मैं पीछे सोचता हूँ तो दादी लैम को एहसास हुआ कि पीछे का हिस्सा यार्ड में दादी टोन के समान दिखता था। टाई ने श्रीमती टोन से पूछा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। टाई ने उस पर कड़ी नजर रखने के लिए लोगों को भेजा है। महोदया, मैं देख रहा हूँ कि यह कोई छोटी बात नहीं है। तुम कल जाकर बुढ़िया को रिपोर्ट क्यों नहीं देते और बुढ़िया से न्याय करने को क्यों नहीं कहते? ट्यूक्यू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर बोली, तुम सही हो, यह मामला छोटा नहीं है। सबसे पहले हमें वहां बैठी बूढ़ी महिला को डराना नहीं चाहिए। अध्ययन कक्ष में जाओ और वह बक्सा मेरे लिए ले आओ। जुआन नुओंग दंग रह गया। नो क्वान का क्या मतलब है? जियो कियाओ ने कहा, बस इसे ले आओ। जुआन नुओंग ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की, लेकिन अंत में वह फिर भी बाहर चली गई। एक पल बाद उसने बॉक्स उठाया और धीरे से उसे जियो कियाओ के सामने रख दिया। जियो कियाओ ने बॉक्स को ध्यान से देखा और फिर उसे जाने दिया। जुआन नुओंग ने हिचकिचाते हुए कहा, नू जून, क्या नान जून ने किसी और को इस बॉक्स को छूने नहीं दिया? आप चाहते हैं? ऐसा लग रहा था कि टाइयू क्यू ने नहीं सुना। उसकी आंखें 9 महलों के ताले को देखती रहीं। जुआन नुंग ने देखा कि वह पिछले 2 वर्षों में इस तरह से ध्यान केंद्रित कर रही है और कुछ लापरवाह करते हुए ऐसा लग रहा था कि उसके पास अन्य विचार हैं। उसने खड़े होने का फैसला किया और इंतजार किया। नो क्वान ने अपना हाथ उठाया, धीरे धीरे 9 महलों के ताले पर संख्या का प्रतिनिधित्व करते हुए। रात को देर हो रही थी। वेई शाह ने वेस्ट रूम में अभी भी तय किया था। दरवाजे से गार्ड उसे लौटते हुए वे जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए बाहर आए। हालांकि यह पूछना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी वेई शाओ ने अंत में यह कहा। जुआन नियांग ने धीरे से उत्तर दिया, नू जून अंदर है। वेई शाओ ने कुछ नहीं कहा, सीढ़ियों पर चला गया और दरवाजा खोल दिया। अंदर जाने के बाद जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जियाओ कियाओ छोटे से बिस्तर पर घुटनों के बल बैठी थी। उसके सामने वह चाय की मेज थी। उस पर करीने से रखी एक ट्रे थी। यह वास्तव में वह ट्रे थी जिसे उसने उसे छूने नहीं दिया था। वेई शाओ की नज़र ट्रे पर रुक गई और फिर तुरंत दूसरे व्यक्ति को देखने के लिए मुड़ गई। उनकी आंखें मिली। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी सख्त हो गई। उसकी आंखों में संदेह चमक उठा। हालांकि उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया था। केवल वह जानता था कि उसके दिल में असंतोष पैदा हो गया था। वह वास्तव में समझ नहीं पाया। उसने 1 या 2 बार व्यक्त किया था कि वह नहीं चाहता था कि वह उस चीज को छुए। हालांकि उसे आज रात उससे नाराज होने का थोड़ा पछतावा भी था, लेकिन साथ ही जब वह यहाँ आया तब भी वह सोच रहा था, लगता है उसने उसे डरा दिया। अब वह क्या कहे, क्या करे, जिससे वह अभी का डर जल्दी से भूल जाए। लेकिन अंदर आने के बाद जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया, वह उसके लिए खुद को नियंत्रित करना मुश्किल बना रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह उसका विरोध क्यों कर रही थी, उसकी बात क्यों नहीं सुन रही थी। क्या यह वैसा ही है जैसा उसकी माँ चूथी ने कहा था, जब एक महिला को तरजीह दी जाती है तो यह अवश्यंभावी है कि वह बिगड़ैल और घमंडी हो जाएगी, अपने पति को कुछ भी नहीं समझेगी। तुम्हारा क्या मतलब है? एक पल के लिए रुककर उसने पूछा और उसकी ओर बढ़ा। जियाओ कियाओ ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां 9 महलों के ताले पर बहुत आसानी से फिसलने लगीं। तुरंत बाद बॉक्स से एक हल्की क्लैक क्लैक की आवाज आई। यह वह आवाज थी जब तंत्र सही ढंग से चालू हुआ था।
वेई शाओ आश्चर्यचकित था, जैसे कि उसे इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जियाओ कियाओ का हाथ बॉक्स से हट गया, उसे नीचे गिरने दिया और उसे अपने घुटने पर रख दिया। एक मानक बैठने की मुद्रा बनाए रखते हुए उसने वेई शाओ की ओर देखा और फिर कहा, पति, 9 महलों के ताले में स्वर्गीय तने हैं जो संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, कई पंक्तियों में व्यवस्थित हैं, चाहे ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या विकर्ण, तीनों दिशाओं में संख्याओं का योग 15 होना चाहिए, जिसमें बीच में 5 नंबर को 8 अलग-अलग दिशाओं में बदला जा सकता है। यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब तक आप गणना करना जानते हैं, आप इसे हल कर सकते हैं। मैंने आपके पति के सामने ही ताला खोला, बस एक बात कहने के लिए। मैंने उस ताले को नहीं छुआ। अगर यह वास्तव में जिज्ञासा के कारण है, तो मैं इसे नहीं छूऊंगी। अगर मैं इसे खोलना चाहूँ तो चुपके से खोल सकता हूँ। तुम्हें शक हो जाए इसके लिए खरोंच क्यों छोड़ूं? वेई शाओ उसके ठीक सामने खड़ा था, न तो हिल रहा था, न ही एक शब्द बोल रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति भद्दी हो गई थी। ज्यू कियाओ बहुत शांत लग रहा था। अगर मैं ताला खोल सकता, तो मेरे पति को निश्चित रूप से संदेह होता कि मैंने इसे खोला है या नहीं, मैंने अंदर की चीजें देखी है या नहीं। मैं ईश्वर की शपथ लेकर कह सकता हूँ कि अभी आपके सामने ही मैंने पहली बार वह ताला खोला है। वास्तव में मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि पहले मुझे यह जानने की जिज्ञासा थी कि बॉक्स में क्या है। खासकर जब मैं अपनी दादी के साथ झोंगशान देश गई और लेडी यूलोऊ से मिली, तो मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। एक दिन संयोगवश मेरी नज़र उस पर पड़ी, इसलिए मैं उसे उठाकर देखने से खुद को रोक नहीं सका। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने इसे कई बार हिलाया, हो सकता है कि अंदर कुछ दस्तावेज हों। फिर मैंने उसे वापस रख दिया। वेई शाओ ने उसके द्वारा बहुत ही स्वाभाविक रूप से कहे गए शब्द गोक लाओ फु नहान सुने, उसकी पलकें झपक गईं, उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। चाहे आप इस पर विश्वास करें या नहीं, मैं आपके सामने बस यही समझाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि आपके साथ स्पष्टीकरण के लिए कुंजी खोलने का मेरा प्रयास भी इसलिए नहीं था कि मैं उस मामले में अपनी गलती से इनकार करना चाहता था। अभी जब तुम गुस्से में चले गए, तो मैं जाग गया। मेरे कार्य और इस ताले को तोड़ने के कार्य में मूलतः कोई अंतर नहीं है। मैंने आपकी पिछली चेतावनी को नजरअंदाज किया और आपकी अनुमति के बिना आपकी निजी चीजों को छुआ। सबसे पहले तो यह मेरी गलती है। यह दूसरी बार है जब मैं अपनी गलती आपके सामने स्वीकार करता हूँ, और साथ ही मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भविष्य में निश्चित रूप से फिर से वही गलती नहीं करूँगा और अंदर क्या है यह जानने में कभी दिलचस्पी नहीं लूँगा। वेई शाओ उसे देखता रहा। जिस क्षण से वह अंदर आया, उसकी अभिव्यक्ति शांत से आश्चर्य में बदल गई, आश्चर्य से भौहें सिकोड़ने तक, अब तक अंत में धीरे धीरे शांत हो गई। मेरे सामने ताला खोलकर तुम क्या चाहती हो? अगर मैं गलत हूँ, तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूँगा। अगर यह मेरी गलती नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे फंसाया जाए। यही कारण है कि मैंने आपके सामने इसे अनलॉक किया। क्यू ने शांति से उत्तर दिया। अध्याय 53। अनुवाद और संपादक टीयू सेन। वेई शाओ चुप थे। वह सीधा खड़ा हो गया, वह सीधे बैठ गई। उसने टीयू की ओर देखा, लेकिन टीयू ने अपना सिर झुका लिया और उसकी ओर नहीं देखा। दो लोगों के बीच एक चाय की मेज है, लेकिन उनके विचार एक दूसरे से हजारों मील दूर हैं। कमरा शांत था। वी शाओ को ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में खून लगातार उसकी छाती से बह रहा है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। रात की हवा खिड़की से कमरे में आ रही थी, मोमबत्ती टिमटिमा रही थी और दीवार पर वी शाओ की परछाई भी हिल रही थी।
कमरा अब उदास नहीं था। वेई शाओ के कंधे आखिरकार हिले और वह उसके पास जाने के लिए अपने पैर उठाने ही वाला था कि तभी शियाओ कियाओ खड़ी हो गई। उसने अपना सिर उठाया और कहा, बहुत देर हो गई है, जाओ आराम करो। वह स्टॉल से नीचे उतरी, वेई शाओ की चौकस निगाहों के सामने से गुजरी और दरवाजे से बाहर निकल गई और नर्स को अंदर आकर उसे नहलाने का निर्देश दिया। वेई शाओ, जो सर्दियों में बाहर मार्च कर रहा था, वह भी ठंडे पानी से नहाया। अब गर्मियों में तो क्या ही बात है। पिछवाड़े के गहरे कुएं का पानी ठंडा था। वेई शाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सिर के ऊपर से पानी की बाल्टी नीचे की ओर उड़ेल दी। पानी उसके सिर, चेहरे और कंधों से बहता हुआ नीचे की ओर बहने लगा। पानी की आवाज से उसकी त्वचा और मांस में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसकी त्वचा के नीचे नसों में जलन कम नहीं हुई। उसे असहज महसूस हुआ, जैसे कपड़े का एक टुकड़ा उसकी छाती के चारों ओर कसकर लपेटा गया हो। उसे असहज महसूस हुआ, वाकई असहज। उसने अपनी आंखें खोलीं। सब गीला। पानी की बूंदें लगातार उसकी त्वचा से टपक रही थी। वेई शाओ उसे अपना शरीर पोंछने में मदद करने के लिए बुलाना चाहता था। हाल ही में हर रात जब वह नहाता था, तो वह हमेशा उसके बाल और शरीर सुखाने में मदद करने के लिए आती थी। कभी कभी बाथरूम में उसके साथ अंतरंग भी होती थी। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। बगल में लटके हुए तौलिए को पकड़ा, खुद को अच्छी तरह से सुखाया, अपने कपड़े पहने और बाहर चला गया, यह देखकर कि वह बिस्तर पर लेटी हुई उसका इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि जब वह पहली बार आई थी तो बिस्तर के पास खड़ी होकर उसका पहले उठने का इंतजार कर रही थी। वेई शाओ एक पल के लिए झिझका, फिर उसके पास चला गया। सो जाओ, देर हो चुकी है। जियो कियाओ ने सिर हिलाते हुए थोड़ा मुस्कुराया। वह बाहर गई, दरवाजा बंद किया और पर्दे नीचे कर दिए। बिस्तर तुरंत अंधेरा हो गया। वेई शाओ बिस्तर पर पीठ के बल लेट गया। उसने बत्ती बुझा दी। सरसराहट की आवाज आई। वेई शाओ ने पलटकर देखा कि वह अंधेरे में अपने कपड़े उतार रही है, सिर्फ अपने बीच के कपड़े पहने हुए है। फिर बिस्तर पर रेंग कर चली गई। वह लेट गई और थोड़ी देर बाद उसे लगा कि वह सो गई है। उसकी सांसें भी चल रही थी। उस दिन वेई शाओ ने बहुत सी चीजों का अनुभव किया। दिन के दौरान वह जुओ काउंटी से युयांग तक दौड़ता रहा और शाम को वह शहर के बाहरी इलाके में वेई यान कियाओ सी से मिला। उसके बाद उसने कियाओ सी का मनोरंजन करने के लिए एक भोज का आयोजन किया और उसके लौटने का इंतजार किया। अंतरंग होने के बाद वह उससे नाराज हो गया, फिर ईस्ट रूम में गया, एक बड़े घेरे में घूमा और अंत में उसके साथ इस बिस्तर पर लेट गया। वेई शाओ को असहज महसूस हुआ, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसका शरीर थका हुआ था। वह अभी भी युवा है, एक तेंदुए की तरह ऊर्जा से भरा हुआ है। वह 3 दिन और 3 रात बिना सोए मार्च कर सकता था और अगले दिन भी वह अपने सैनिकों के सामने उच्च मनोबल के साथ दिखाई देता था। जो चीज उसे असहज करती थी, वह थी उसकी बेचैनी की भावना। वह सिर्फ एक कमजोर महिला थी। वह उसे एक हाथ से उठा सकता था और अगर वह उसे वास्तव में क्रोधित करती तो उसकी पतली गर्दन उसके क्रोध का सामना नहीं कर सकती थी। उस समय वह अध्ययन कक्ष में गया और गलती से पाया कि बॉक्स को किसी और ने छुआ था, जिससे एक गहरा खरोंच लग गया था। उस पल उसने तुरंत उसके बारे में सोचा और इतना क्रोधित हुआ कि वह खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसने उससे साफ तौर पर कहा था कि वह इसे न छुए। लेकिन अंदर ही अंदर वह नहीं चाहता था कि वह उसे छुए। उसने नियम बनाए, लेकिन उसने उनका पालन नहीं किया। ऐसा लगा जैसे वह उसका सम्मान नहीं करती। अगर वह सेना में होती,
अगर वह उसकी अधीनस्थ होती तो उसका सिर वहीं काट दिया जाता। लेकिन वेई शाओ को यह समझ में नहीं आया कि यह स्पष्ट रूप से उसकी गलती थी, क्योंकि उसने उस वस्तु को छूने का साहस किया जिसे उसने मना किया था। पर गुस्सा तो चला गया। इस समय उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि गलती उसकी ही है? और तो और, उसे उस पर इतना गुस्सा भी नहीं होना चाहिए था। आंखें बंद करते ही जब भी वह उससे सवाल करता, उसकी छवि उसके दिमाग में उभर आती। सौम्य मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसकी ओर देखने वाली आंखों में भय, शर्म और विनती भरे पछतावे की झलक दिखाई दी। ऐसा नहीं था कि उसने इसे नहीं देखा था। वेई शाओ अपने भ्रमित मनोदशा से पीड़ित था और साथ ही वह थोड़ा निराश भी महसूस कर रहा था। वह गुस्से में बाहर चला गया। जब उसने अपना संयम वापस पा लिया तो वह ईस्ट रूम में गया। अपनी माँ की प्रतिक्रिया देखकर वह जानता था कि उसने जो कहा वह सच था। यह सच था कि उसने बॉक्स को छुआ था, लेकिन वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि वह उसे गुस्सा दिलाने के लिए ताला खोले। सच कहूँ तो उस समय उसे राहत महसूस हुई। पश्चिमी कक्ष की ओर लौटते समय उसने सोचा कि उसके क्रोध ने उसे डरा दिया होगा। उसने अपने आप से यह भी कहा कि जब वह अपने कमरे में वापस आएगा तो वह उसे तुरंत सांत्वना नहीं देगा, क्योंकि उसने वास्तव में गलती की थी, जो उसने उसकी चेतावनी नहीं सुनी थी। वह उसे फिर से अपनी गलती स्वीकार करने देगा, उसे वादा करने देगा कि वह आगे से कोई गलती नहीं करेगा। फिर वह उसे बताएगा कि उसने मामले की पूरी तरह से जांच की है और उसका नाम साफ कर दिया है। उस समय वह भावुक हो जाएगी, क्योंकि वह उसके प्रति बहुत सहनशील था और यहाँ तक कि उसने उसका नाम साफ करने की पहल भी की थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पाठ के माध्यम से वह उसकी बात पूरे मन से सुनेगी और उन चीजों को करने की हिम्मत नहीं करेगी जो अब उसके दिल में नहीं है। फिर उसने सोचा, हालांकि उसे घबराते हुए देखकर उसका दिल थोड़ा टूट गया था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह इस तथ्य पर भरोसा करे कि वह उसके द्वारा किए गए हर काम को माफ कर देगा। यह वैसा ही था जैसे वह अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करता था, जो सैन्य आदेशों का उल्लंघन करते थे लेकिन फिर भी उन्हें रखना चाहते थे। पहले अधिकार दिखाओ, फिर कृपा करो। कृपा और अधिकार साथ साथ रहें, तभी सेना पर सख्ती से नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वह बेंच पर सीधी बैठी है। उसका चेहरा शांत है। बस 2-3 कदम में उसने उसके सामने रखा बक्सा खोल दिया। बिना उसके कुछ किए वह अपना नाम साफ कर चुकी थी। इस युग में कुलीन परिवारों के कुछ लोगों को छोड़कर शेष वर्गों के अधिकांश लोगों की शिक्षा सीमित थी। उन्नत गणितीय गणनाएं कई लोगों के लिए सुलभ नहीं है। वी शाओ को बचपन से ही गणित में रुचि थी। जब उनके पिता वी जिंग को पता चला तो उन्होंने उनके लिए 272 रत्नों का एक अबेकस बनाया, उसे एक बैग में रख लिया। जब वी शाओ 7 साल के थे तो वे हमेशा इसे अपने साथ रखते थे और गणना करने के लिए समय समय पर इसे बाहर निकालते थे। इस बक्से में 9 महलों का ताला इस्तेमाल किया गया था, जो हाडो लाकथू नामक पुस्तक में जादुई ब्रह्मांड की समस्या थी, जिसे वह बेहद पसंद करता था, और उसने ताला बनाने वाले को इसे सावधानीपूर्वक बनाने का आदेश दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई ताला खोलने में सक्षम होगा। कम से कम इस घर में उसके अलावा कोई और तो नहीं होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसके सामने ही दरवाजा खोलने में इतनी सहज होगी। कुलीन परिवार में जन्मी महिलाएं शादी से पहले ही हिसाब किताब समेत कई चीजें सीख लेती हैं, ताकि बाद में वे अपने पतियों के साथ पारिवारिक व्यवसाय संभालने में मदद कर सकें। लेकिन वह निश्चित रूप से हाडो लाकथू के स्तर तक नहीं सीख सकता था। कम से कम उसने कभी किसी को ऐसा नहीं देखा था। उस समय यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वेई थियो भयभीत था, लेकिन साथ ही
एक अस्पष्ट निराशा भी थी। उसे लगा जैसे वह इस दरवाजे से अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसे रोक दिया। वेई शाओ ठीक से सो नहीं सका। अभी अभी उसे एहसास हुआ कि हालांकि वह हमेशा उसके सामने अपनी गलती स्वीकार करती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी और धीरे धीरे और विनम्रता से बात करती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि जब वह पहली बार उसके घर आई थी तो वह एक खूबसूरत महिला बन गई थी। वह बेवकूफ नहीं था, बेशक वह यह महसूस कर सकता था। उसकी छाती में बेचैनी सी महसूस हो रही थी, जैसे कि वह फटने वाली हो। उसे उसका व्यवहार पसंद नहीं आया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी सांसों को सुनने लगा। अंत में इसे और अधिक सहन न कर पाने के कारण वह उसके पास पहुंचा, धीरे से उसकी कमर को छूते हुए। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही गहरी नींद में थी और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वी शाओ का हाथ थोड़ा आगे बढ़ा, जब तक कि उसकी कमर आराम से उसकी बाह के भीतर नहीं आ गई। फिर वह धीरे धीरे उसके करीब गया। जियाओ कियाओ, जो सो रही थी, अचानक पलट गई। उसकी पीठ उसकी ओर थी। वी शाओ एक पल के लिए झिझका, फिर उसके करीब जाना जारी रखा। अंत में उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, उसके कान के पास झुक गया और कहा, मुझे तुम पर विश्वास है, तुमने वास्तव में ताला नहीं छुआ। वह रुक गया, उसकी प्रतिक्रिया को देखे बिना। उसने तुरंत उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। उसका हाथ उसकी कमर पर फिसलता हुआ आखिरकार उसकी शर्ट में घुस गया, उसे धीरे से सहलाने लगा। उसके होंठ भी उसकी गर्दन तक पहुंच गए। उसके कंधे को चूमते हुए उसके कंधे पर रखी शर्ट को भी धीरे से नीचे खींच दिया। उसकी सांसें धीरे धीरे गर्म होने लगी। उसकी सांसें उसकी त्वचा पर बहने लगी। जैसे ही वह उसे घुमाने वाला था, जियाओ कियाओ ने अचानक हाथ बढ़ाया और उसके जलते हुए गर्म हाथ को पकड़ लिया, उसे अपनी शर्ट से बाहर खींच लिया। पति, मैं आज रात बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मुझे सोने दोगे? जियाओ कियाओ ने अचानक सिर घुमाए बिना कहा। उसकी आवाज अभी भी नरम थी, लेकिन आवाज बहुत थकी हुई थी। वेई शाओ का हाथ, जिसे उसने दूर धकेल दिया था, एक पल के लिए रुक गया। एक क्षण बाद उसने उसे जाने दिया, पलटा और बाहर की ओर मुंह करके लेट गया। अगली सुबह वी शाओ 5वें पहर में ही जाग चुका था। 5वां पहर सुबह 3 से 5 बजे तक होता है। क्यू को वास्तव में पता ही नहीं चला कि वह कब जाग गया। जब वह जागी तो उसके पास कोई नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह चला गया है। जागने के कुछ देर बाद मेकअप करते हुए बैठी थी। अचानक बाहर रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कुछ हो रहा है। क्यू बाहर देखने नहीं गई। कुछ देर बाद श्रीमती लैम दौड़कर आईं और बताया कि मैडम ने स्पष्ट रूप से जांच कर ली है और कल अध्ययन कक्ष में घुसकर ताला तोड़ने की हिम्मत करने वाली महिला श्रीमती टोन ही थी। अभी अभी श्रीमती खोंग के लोग उसे बांधने के लिए लोगों को लेकर आए थे। वह बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगी, इसलिए बूढ़ी औरत जियांग ने किसी को उसके मुंह में मिट्टी ठूंसने और उसे घसीट कर ले जाने का आदेश दिया। बूढ़ी औरत लिन ने कहानी सुनाते हुए बहुत ही क्रोधित भाव से कहा, बहुत दयालु महिला, उसने लोगों को पैसे लौटाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि जाकर चोरी कर ली। अक्षम्य, दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। क्यू ने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि बूढ़ी महिला खोंग आ गई थी। उसका रवैया असामान्य रूप से सम्मानजनक था। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और सिर झुकाकर बोली, महाराज, मैडम को पता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह बहुत क्रोधित थी। उसने पूरी रात जांच पड़ताल की और पूछताछ की। आज सुबह उसे उस दुष्ट महिला के बारे में पता चला और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। मैंने अभी उसे बांधा है, मैं उसे अवश्य ही कठोर दंड दूंगा।
मैडम कल रात गुस्से में थी और उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। जैसे ही उजाला हुआ, वे बुढ़िया से माफी मांगने के लिए नॉर्थ रूम में चली गई। वे बस आराम करने के लिए वापस आ गई। मैडम ने कहा, इन दिनों लेडी को आकर हमारा अभिवादन करने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहने के बाद दादी जियांग चली गईं। जियो कियाओ ने भी तैयारी पूरी कर ली और हमेशा की तरह उत्तरी कमरे में चली गई। मैडम झो सुबह सुबह आ गई और कुछ देर पहले ही चली गई थी। मैडम तू ने जियाओ कियाओ को आते देखा, उसे अपने बगल में बैठने के लिए कहने के लिए अपना हाथ हिलाया, उसकी ओर देखा और कहा, अभी अभी तुम्हारी दादी मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा कि एरलांग के कमरे में एक बक्सा था जिसे नौकर ने तोड़ दिया था। कल रात एरलांग नाराज थी और चाहती थी कि वह जांच करे। उसने पहले ही सब कुछ संभाल लिया है और अपराधी की भी जांच कर ली है। क्या यह सही है? जियाओ कियाओ ने कहा, दादी बहुत शालीन है, इसलिए उन्होंने जल्दी से ताला तोड़ने वाले व्यक्ति की जांच कर ली। मैं बहुत आभारी हूँ। सौभाग्य से कोई गंभीर बात नहीं है। मैं आज सुबह यहाँ आया था अपनी दादी से मिलने के अलावा मुझे उनकी राय भी पूछनी थी। बोलो। वेस्ट रूम में बहुत सारे नौकर हैं। मुझे याद है कि जब हमारी पहली शादी हुई थी तो हम लगभग 10 लोग थे। फिर मेरी दादी को हमसे प्यार हो गया तो वे कुछ और लोगों को ले आईं और मेरी दादी भी कुछ और लोगों को ले आईं। नौकर तो बहुत हैं, पर मैं और मेरे पति ही हैं। मेरे पति दिन में शायद ही कभी घर पर रहते हैं और मुझे इतने अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं होती। मैं देखती हूँ कि मेरे पूर्वजों के घर में सड़क सफाई करने वालों सहित केवल 10 लोग ही हैं। मेरे पति और मैं दोनों ही युवा और निम्न दर्जे के हैं, इसलिए हमें इतना अपव्यय नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब ऐसा कुछ हुआ है तो यदि संभव हो तो मैं लोगों की संख्या कम करना चाहता हूँ। इससे न केवल काम से ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि नौकरों को भी बेकार बैठने और परेशानी पैदा करने से रोका जा सकता है। मैडम तू ने सिर हिलाया, यह बात तो सही है। हमारे परिवार को बेकार नौकरों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा स्वतंत्र है और कल की तरह परेशानी पैदा करता है, तो इसकी अनुमति नहीं है। आप अपना काम खुद कर सकती हैं, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मुस्कुराया। मैडम टू को धन्यवाद दिया, जाने से पहले थोड़ी देर और बैठा रहा। अध्याय 54। अनुवाद और संपादक टियू सेन। मैडम टू के लौटने के बाद टियू कियू ने तुरंत जुआन नोंग को सब कुछ सौंप दिया। उस दिन उसने सभी पुरानी नौकरानियों और नौकरानियों को पश्चिम कक्ष में व्यवस्थित किया। घर से लाई गई नौकरानियों और मैडम टू द्वारा भेजी गई नौकरानियों को छोड़कर बाकी लोगों को केवल ईमानदार और मेहनती लोगों के रूप में रखा गया और जो लोग आमतौर पर चापलूसी और गपशप करते थे उन्हें हटा दिया गया, जिससे लोगों की संख्या आधी रह गई। एक व्यक्ति दरवाजे की रखवाली करेगा, 4 लोग आंगन की सफाई करेंगे। एक व्यक्ति को वी शाओ के अध्ययन कक्ष की सफाई करने के लिए चुना गया। बाकी लोगों को अंदर जाने या बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। 2 लोगों को रसोई की देखभाल के लिए रखा गया और वी शाओ की सेवा पहले की तरह ही की जाती थी। मैडम लिन और 3 अन्य नर्सें, 2 और नौकरानियां काम चलाने के लिए चुनी गईं। व्यवस्थाएं पूरी करने के बाद जियाओ कियाओ ने उन्हें पुरस्कृत करने के लिए अपने पैसे निकाले। न केवल पिछवाड़ा शांत था, बल्कि बिना किसी जांच पड़ताल वाली आंखों के, बल्कि जिन लोगों को रखा गया था वे भी रानी के पक्ष में होने से खुश और सम्मानित थे। जब ट्यू कियू पहली बार यहाँ आई थी तो उसे नहीं पता था कि वेई परिवार के अन्य कमरे कैसे थे और वेस्ट रूम के कुछ नौकर भी उसे नीची नजर से देखते थे। आधे साल बाद न केवल मैडम टू उसे पसंद करने लगी, बल्कि जून हो भी उसके साथ अंतरंग हो गया। हालांकि यह कमरे का एक निजी मामला था, लेकिन नौकरों को उसके इरादों का अंदाजा हो गया था।
भले ही वे देख नहीं सकते थे, फिर भी वे बहुत कुछ सुन सकते थे। नौकरों और कियाओं परिवार को कोई शिकायत नहीं थी, यहाँ तक कि मैडम तू और दक्षिणी सेना भी। कौन उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत करेगा? इसके अलावा अब जब नू जुन ने उन्हें बोनस और वेतन वृद्धि दी थी, तो जिन लोगों को रहने की अनुमति दी गई थी, वे सभी खुश थे और जुआन नुओंग के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए होड़ कर रहे थे। हालांकि डुएन चाओ के दूत डुओंगफुंग ने कल रात स्वागत समारोह में वेई शाओ को देखा था, लेकिन इस सरकारी मामलों के संबंध में नियमों के अनुसार उन्हें एक और आधिकारिक बैठक करने की आवश्यकता थी। कांग टन डुओंग सुबह सुबह दफ्तर गया था ताकि अटेंडेंट को डुओंगफुंग से मिलने के बारे में बता सके, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि अटेंडेंट उससे भी पहले आ गया था। जब वह अंदर गया तो उसने उसे आधिकारिक दस्तावेज पढ़ते हुए मेज पर गंभीरता से बैठे देखा। ऐसा लग रहा था कि वह लंबे समय से यहाँ था। वह आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, सैनिक इतनी जल्दी क्यों आया? वेई शाओ ने कहा, मैं कुछ दिन पहले झुओ काउंटी गया था और अब मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है और मुझे इसे पूरा करना है। यह सुनकर कांग टन डुओंग ने उसका और भी अधिक सम्मान किया। उसने मन ही मन सोचा कि उसने खुद को सही व्यक्ति की सेवा में समर्पित कर दिया है। सैन्य सेवक अपनी खूबसूरत पत्नी को घर पर छोड़कर सुबह सुबह सरकारी दफ्तर में राज्य के कामों से निपटने चला जाता था। उसे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह अपने काम पर इतना ध्यान केंद्रित करता था। भविष्य में वह किसी भी महत्वपूर्ण मामले का ध्यान रख सकेगा। उसने अब उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की और आज सुबह डुओंगफुंग के साथ बैठक की व्यवस्था करने की सूचना दी। ngू थियू ने अधीरता से कहा, मैं मास्टर को एक बार मेरी ओर से डुओंगफुंग से मिलने के लिए अधिकृत करता हूँ और फिर उसे जल्दी घर लौटने के लिए कहता हूँ। चर्चा करने के लिए और क्या बचा है? कांग टॉन डोंग ने कहा, मेरे स्वामी नहीं मिले। मुझे डर है कि क्यू परिवार के पास अन्य विचार होंगे। इसके अलावा क्यू परिवार का युवा स्वामी भी डोंगफुंग के साथ गया था। यदि स्वामी के पास कोई महत्वपूर्ण काम न हो तो हमें उचित विचार विमर्श के लिए एक बार मिलना चाहिए। यदि मेरे स्वामी दुयन चाओ के दूत से बात नहीं करना चाहते हैं तो मुझे बात करने दीजिए। वेई शाओ ने कुछ नहीं कहा। गोंगसुन यांग ने कई सालों तक वेई शाओ की सहायता की थी और वह उनके व्यक्तित्व को कुछ हद तक समझता था। यद्यपि कई बार ऐसा भी होता है कि वह क्रूर और जिद्दी हो जाता है और किसी की सलाह नहीं सुनता, लेकिन यदि वह सलाह समझ में आती है तो वह तुरंत नहीं सुनता, लेकिन थोड़ी देर बाद वह सहमति में बुदबुदाता है। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, अतीत का छोटा अधिपति आवेगशील होना बंद हो गया। उसकी बातें सुनकर उसने उसके इरादे का अंदाजा लगा लिया। यह देखकर कि उसने कुछ नहीं कहा, उसे पता चल गया कि उसने स्वीकार कर लिया है, इसलिए वह तुरंत तैयारी के लिए वापस चला गया। थिन के घंटे में वेई शाओ ने हॉल में डोंगफोंग और क्यू2 के समूह को देखा। क्यू वियत ने इस बार डोंगफुंग को किसी और कारण से नहीं, बल्कि दोनों परिवारों के बीच संबंधों को मजबूत करने के अवसर के लिए भेजा था। यह बैठक बहुत उबाऊ थी। ज्यादातर समय गोंगसुन यांग और यांग फेंग के बीच बातचीत होती रही। सभी शब्द विनम्र थे। वेई शाओ ने शुरू से आखिर तक एक शब्द भी नहीं कहा और कियाओसी को समझ में नहीं आया कि क्या कहे, मानो वह आग के ढेर पर खड़ा हो या कोयले के ढेर पर बैठा हो। उसने चुपके से अपने जीजा की तरफ देखा, उसे मुख्य सीट पर गंभीरता से बैठे देखा। उसकी आंखें बेसुध होकर कहीं भटक रही थी। यह जानते हुए कि वह अपने चाचा को नीची दृष्टि से देखता है, उसे और भी अधिक शर्म महसूस हुई। अंत तक सहते हुए क्यू2 ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि वेई थियो तुरंत उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर चला गया। क्यू2 को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई।
यदि मैडम तू और उसकी बहन उसे अपने पास न रखतीं, तो वह तुरंत वापस जाना चाहता। जब डोंगफुंग उदास होकर कार्यालय से बाहर निकला, तो एक निजी गार्ड अचानक दौड़कर आया, अपने हाथों को मोड़कर उसे प्रणाम किया और कहा, सैन्य अधिकारी ने अपने अधीनस्थ को यह पूछने का आदेश दिया कि क्या युवा मास्टर पर्यटन में जाने के इच्छुक हैं। सैनिक युवा मालिक के साथ जा सकता है। क्यों तो दंग रह गया। उसने आगे देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और वी शाओ को घोड़े पर सवार देखकर आश्चर्यचकित हो गया, जो सड़क के किनारे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। वह बेहद हैरान था। दूर से वी शाओ को देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी ठंडी थी। उसने सोचा कि उसने ऐसा सिर्फ शिष्टाचार के कारण किया होगा, लापरवाही से किसी को उससे पूछने के लिए भेजा होगा। उसे हमेशा अपनी बहन की बातें दिल में याद आती थी। वह कैसे सोच सकता था कि वह उसे सैर सपाटा कराने के लिए समय निकालेगी। फिर अगर मैं सच में भी चला गया, अपने जीजा के साथ इस तरह से जाना, चाहे दृश्य कितना भी सुंदर क्यों न हो, यह अभी भी कठिन परिश्रम करने जैसा होगा। क्यों तूने तुरंत कहा, कृपया मेरे जीजा को बताएं कि मैं आपके अच्छे इरादों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और इसे ईमानदारी से याद रखूंगा। मुझे पता है कि जीजाजी व्यस्त हैं और मैं उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकती। इसके अलावा कुछ दिन पहले चचेरे भाई वेई मुझे सैर सपाटा कराने ले गए थे। अंगरक्षक को उसकी बातें याद आ गईं। वह मुड़कर वेई शाओ की ओर दौड़ा और रिपोर्ट करने के लिए वेई शाओ के घोड़े के पास गया। वेई शाओ ने कियाओ सी की ओर देखा, पलटा और अपने घोड़े की लगाम खींची और भाग गया। पश्चिमी कक्ष के नौकरों के मामले से निपटने में लगभग एक दिन लग गया। शाम तक जियो कियाओ वेई शाओ के रात के खाने के लिए वापस आने का इंतजार कर रही थी जब उसने खबर सुनी कि आज सुबह यांग फेंग के समूह से मिलने के बाद वह फान्यांग चला गया था और उसने यह नहीं बताया था कि वह कब वापस आएगा। फान्यांग यूज़ो में एक और बड़ा शहर था और यह वह जगह भी थी जहां वेई शाओ तैनात थे, जहां 50 से 60,000 सैनिक तैनात थे। यह नगुडोंग से ज्यादा दूर नहीं था, लगभग एक दिन और एक रात का सफर। वह कल ही ट्रैक जिले से लौटा था और आज वह फार्म डोंग गया था। उसने उससे पहले कुछ नहीं सुना था, इसलिए यह कुछ जरूरी काम होगा। टियो कियू ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसे याद आया कि उसका छोटा भाई कियू तू दिन में वापस नहीं आया था और अब उसे नहीं पता था कि वह कहाँ गया था, इसलिए वह जांच करने के लिए कियू तू के पास गया। कियू तू अभी भी वापस नहीं आया था। टियो कियू ने नौकरों को निर्देश देते हुए कहा कि जब कियू तू वापस आए तो वह उसे सूचित करे। आसमान में अंधेरा हो रहा था। टियो कियू दरवाजे के बाहर खड़ा बूढ़ी नानी को प्रत्येक लालटेन जलाते हुए देख रहा था, गौर से देख रहा था, कदमों की आहट सुन रहा था। कियू तू को आते हुए देखने के लिए मुड़ा। कियू तू अभी बाहर से वापस आया था। टियो कियू उसे अपना चेहरा और हाथ धोने के लिए ले गया। कियू तू ने अपना पसीना पोंछा, हाथ धोए और फिर टियो कियू के पीछे पीछे खाना खाने चला गया। जब उसने अपना पेट भर लिया तो टियो कियू ने पूछा कि वह आज कहाँ जा रहा है। कियू तू ने कहा कि वह सुबह सुबह डोंगफोंग के पीछे पीछे ऑफिस चला गया था और जब वह वेई हवेली में लौटा तो वेई के चचेरे भाई ने उसे ट्रेनिंग ग्राउंड पर बुलाने के लिए किसी को भेजा। जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि गुडोंग शहर के बाहर एक डियरली मंच बनाया गया था, जहां सैनिक साल में एक बार मार्शल आर्ट में भाग लेते थे, जिसे डियरली सम्मेलन कहा जाता है। रैंक की परवाह किए बिना जब तक किसी के पास क्षमता है वह भाग ले सकता है। प्रतियोगिता में 2 श्रेणियां शामिल हैं, घुड़सवारी, तीरंदाजी और कुश्ती। घुड़सवारी तीरंदाजी श्रेणी के विजेता को लोक रैंक से सम्मानित किया गया। कुश्ती श्रेणी के विजेता को लाय रैंक से सम्मानित किया गया। 2 विजेता
लू ली और लू ली ने न केवल महान गौरव प्राप्त किया और सभी ने उनकी प्रशंसा की, बल्कि उन्हें सीधे वेई परिवार की बहादुर सेना में भर्ती भी किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि महान जनरल ली डियान, जो 20 साल पहले वेई शाओ की कमान में थे, घुड़सवारी तीरंदाजी प्रतियोगिता के विजेता थे। वेई शाओ के पिता वेई लियांग द्वारा उनका बहुत सम्मान किया गया था और धीरे धीरे वे महान जनरल बन गए जो पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे जैसा कि वे अब हैं। बहन, लोकलाय सम्मेलन कुछ ही दिनों में होने वाला है। वेई चचेरे भाई ने कहा कि मुझे कुछ दिन और रुकना चाहिए, फिर मैं अपना ज्ञान बढ़ा सकता हूँ। उन्होंने मेरी अच्छी घुड़सवारी और तीरंदाजी की प्रशंसा की और मुझे मंच पर जाकर प्रतिस्पर्धा करने और अपना कौशल दिखाने के लिए कहा। बड़ी बहन, मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ। कियाओ सी का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। हालांकि कियाओ परिवार अब पतन की ओर था, फिर भी वे कभी एक क्षेत्र के स्वामी थे। कियाओ सी एक कुलीन परिवार से था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एक कुलीन परिवार का अहंकार रखता था, ठीक उसी तरह जैसे जब वह युद्ध में गया और उसे दूसरों ने एक बदमाश कहा तो वह लड़ने के लिए आगे बढ़ा। दुर्भाग्य से क्यू परिवार का मुखिया क्यू वियत एक कमजोर व्यक्ति है, जो केवल वेई थियो के सामने झुकना जानता है। कल रात के भोज में क्यूतू ने केवल अपमानित महसूस किया। आज सुबह जब वह कार्यालय में उससे मिली तो यह अपमान कई गुना बढ़ गया और वह असहज और दुखी महसूस करने लगी। अब जब आपके पास अपनी योग्यता दिखाने का ऐसा अवसर है तो आप इसे कैसे छोड़ सकते हैं? घर जाओ और टियो क्यू को बताओ। टियो क्यू एक पल के लिए हिचकिचाया। बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मत रोकिए। मैं सिर्फ घुड़सवारी तीरंदाजी में भाग लेता हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो पता ही है कि मैं घर पर कितना अच्छा हूँ। मेरे पिताजी भी मेरी तारीफ करते हैं। क्यू परिवार के पास एक घोड़ा यार्ड था। क्यू बिन्ह ने पहले क्यूतू और लू दीम को घुड़सवारी और तीरंदाजी सिखाने के लिए एक प्रसिद्ध शिक्षक को आमंत्रित किया था जो उस समय क्यू परिवार के साथ रह रहे थे। टियो क्यू जानती थी कि उसके छोटे भाई में यह हुनर है। उसे याचना भरी निगाहों से देखते देखकर वह मना नहीं कर सकी और सिर हिलाकर बोली, तो याद रखना, सावधान रहना, आत्मसंतुष्ट मत होना, इसे कौशल की परीक्षा माने, जीतना या हारना महत्वपूर्ण नहीं है। बहन, आपको धन्यवाद। क्यूतू का चेहरा खिल उठा था। अगले दिन वेई शाओ वापस नहीं आया। क्यूतू दिन भर कहीं नहीं दिखा और शाम को ही लौटा, पसीने और धूल से लथपथ। उसने बताया कि उसने पूरे दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में घुड़सवारी और तीरंदाजी का अभ्यास किया था। रात्रि भोजन के बाद जल्दी सो जाए। अगले दिन वह जल्दी उठा और प्रशिक्षण मैदान में चला गया। जियो क्याओ जानता था कि उसका छोटा भाई लूली सम्मेलन में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन शाम को वेई शाओ चला गया। क्याओ सी को इस समय तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन यह पहले से ही अंधेरा था और वह कहीं नहीं दिख रहा था। जियो क्याओ थोड़ा चिंतित था और पश्चिम कक्ष में इंतजार करने के लिए बाहर चला गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद उसने देखा कि क्यूतू का दल, जिसका नाम गुलो था, अकेले ही क्यूतू का धनुष और तीर लेकर लौट रहा था, लेकिन क्यूतू उसके साथ नहीं था। गुलो ने टियो क्यू को देखा, जल्दी से सलामी देने के लिए दौड़ा। टियो क्यू ने उससे पूछा कि क्यूतू कहाँ गया, तो गुलो ने कहा, वेई दूत ने देखा कि युवा स्वामी पिछले कुछ दिनों से घोड़े पर सवार होकर जोर जोर से तीर चला रहा था, इसलिए वह उसे अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को आराम देने के लिए ले गया। युवा स्वामी ने कहा कि वह बाद में लौटेगा। उसे डर था कि रानी चिंता करेगी, इसलिए उसने उसे सूचित करने के लिए एक नौकर को भेजा। गुलो एक छोटा लड़का था जो क्यू परिवार में पला बढ़ा था। वह दिखने में बदसूरत था और उसकी आंखें उभरी हुई थी,
इसलिए उसे नगु नगु मछली मछली की आंखें अक्सर उभरी हुई होती हैं कहा जाता था। क्यों बिन्ह ने देखा कि वह ईमानदार और वफादार था, इसलिए उसने उसे क्यूतू का सेवक बना दिया। इस बार क्यूतू बाहर गया, वह भी उसके पीछे पीछे नगु डुओंग के पास गया। ट्यू क्यू ने देखा कि नगु लो बात करते समय अपना सिर नीचे किए हुए था, उसके चेहरे पर सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। संदिग्ध महसूस करते हुए उसने पूछा, वेई सुक्वान युवा मास्टर को अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए कहाँ ले गया? नगु लो अभी भी अपना सिर झुकाए हुए था, हकला रहा था और बोलने में असमर्थ था। गिबर, ज्यो कियाओ चिल्लाया। यू लू ने आखिरकार हकलाते हुए कहा, अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए लुओ झोंग वार्ड में जाओ। बोलने के बाद उसने डरते हुए ट्यू क्यू को देखा। ट्यू क्यू लंबे समय से नगु डुओंग में थी। बेशक उसने लाचुंग वार्ड के बारे में सुना था, यह वास्तव में अमीर लोगों के लिए एक उच्च श्रेणी का मनोरंजन स्थल था। यह सुनकर कि वेई यान अपने छोटे भाई को वहां लाया है, वह क्रोधित हो गया। वह अपने कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। फिर जुआन नियांग, दादी लिन और एक अन्य बूढ़ी नानी को गाड़ी में बिठाया और सीधे लाचुंग वार्ड की ओर चल पड़ा। लाचुंग वार्ड शहर के पश्चिम में सबसे समृद्ध सड़क पर स्थित था, जो शराब के घरों और वेश्यालयों से घिरा हुआ था। सामान्य वेश्यालयों की तुलना में यह जगह ज्यादा आलीशान है। यहाँ आने जाने वाले लोग न सिर्फ अमीर हैं, बल्कि कुलीन भी हैं, और बेशक यहाँ की महिलाएं दूसरी जगहों से ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। जब टियो किएव लाचुंग वार्ड में गया, तो वह सबसे व्यस्त समय था। मुख्य हॉल में रोशनी शानदार थी, दोनों तरफ संगीतकार बैठे थे, बांस की बांसुरी मधुर और ऊंची नीची आवाज में बज रही थी। जियांगन से मेकअप और पतली रेशमी पोशाक पहने हुए खूबसूरत महिला अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ आई, जो यहाँ मौज मस्ती करने आए मेहमानों का स्वागत कर रही थी। जियाओ कियाओ की गाड़ी मुख्य द्वार के पास रुकी। वह गाड़ी से बाहर नहीं निकली, लेकिन जुआन नुओंग और दादी लिन को अंदर जाने दिया और किसी को बुलाने के लिए कहा। दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे व्यक्ति ने दोनों महिलाओं को अंदर आते देखा और पूछने ही वाला था कि दादी लिन ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। लोगों के समूह ने दो बूढ़ी नर्सों के उग्र व्यवहार को देखा और उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने जल्दी से पूछा कि वे किसे ढूंढ रहे हैं। जुआन नुओंग ने वेई नगीम का नाम सुना। उन्होंने अशिष्ट होने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से रास्ता दिखाया। ट्यू क्यू गाड़ी में बैठ गया और खिड़की से झांक कर जुआन नुओंग को अंदर आते देखा। एक क्षण बाद कियाओ सी जल्दी से बाहर आया, अपनी गाड़ी की ओर भागा और बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया। जियो कियाओ ने कियाओ सी को घूर कर देखा, उसके गाल लाल थे, ऐसा लग रहा था कि उसने काफी शराब पी रखी है, और उसकी गर्दन पर संदिग्ध निशान थे। वह गुस्से में थी और अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी मुख्य द्वार से एक व्यक्ति उसके पीछे भागा। उसने ऊपर देखा और पाया कि यह वेई यान था। वेई यान जियाओ कियाओ की गाड़ी की ओर भागा, उदास कियाओ सी पर नजर डाली, उसके कंधे को सांत्वना देते हुए थपथपाया, फिर मुड़कर गाड़ी में बैठी जियाओ कियाओ से कहा, छोटी बहन, यंग मास्टर कियाओ को दोष मत दो, यह मेरी गलती है। यह देखते हुए कि वह पिछले कुछ दिनों से कड़ी मेहनत कर रहा है, मैंने उसे यहाँ पीने और अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा कोई अन्य इरादा नहीं था। सभी महिला नौकरानियां साफ सुथरी हैं, चिंता मत करो, छोटी बहन। ट्यू क्यू क्रोधित थी, यद्यपि उसने सहन करने की कोशिश की, फिर भी उसके चेहरे पर एक अप्रिय अभिव्यक्ति थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है कि पिछले कुछ दिनों से बड़े चाचा मेरे छोटे भाई की देखभाल कर रहे हैं, मुझे ही बड़े चाचा को धन्यवाद देना चाहिए। आज रात मैं जानता हूँ कि आपके इरादे अच्छे हैं,
इसलिए आपको हर किसी का मूड खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा छोटा भाई अभी वयस्क नहीं हुआ है। उस समय पूर्वी जिले में मेरे पिता हमेशा उसे सख्त अनुशासन में रखते थे। वयस्क होने से पहले उसे प्रेम के स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं थी। मैंने अभी आपको नाराज किया है। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगे। कृपया आगे बढ़े, चाचा। मैं पहले अपने भाई को वापस ले जाऊंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने वेई यान की ओर हल्का सा सिर हिलाया, कियाओ सी की ओर देखा जो अभी भी अपना सिर झुकाए हुए था, और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम घोड़े को मेरे साथ वापस क्यों नहीं ले जा रहे हो? कियाओ सी ने हाँ में उत्तर दिया, जल्दी से घोड़े का नेतृत्व करने के लिए चला गया और उस पर चढ़ गया। जियो कियाओ ने पर्दा नीचे किया और गाड़ी आगे बढ़ी। वेई यान ने देखा कि जियो कियाओ की गाड़ी धीरे धीरे दूर चली गई। वह बेसुध हो गया और वहां बहुत देर तक खड़ा रहा। जियो कियाओ ने कियाओ सी को घोड़े पर आगे बढ़ते हुए देखा और पूरे रास्ते चुपचाप वेई की हवेली की ओर वापस आया। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आया, उसने उसे वापस अपने कमरे में ले गया। जुआन नुओंग और श्रीमती लैम का समूह बाहर चला गया। क्यों तो सड़क से आने वाली रात की हवा से थोड़ा शांत हो गया था। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, पहले जैसा लाल नहीं था। उसने चुपके से अपनी बहन की तरफ देखा। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी, वह डरी हुई थी, और उसने मदद के लिए जुआन नुओंग की तरफ देखा। जुआन नुओंग ने सलाह दी, नू जुन, यह पहली बार है जब युवा मास्टर ने ऐसा किया है, और जुआन नुओंग, बाहर जाओ। जुआन नुओंग ने अपना सिर हिलाया और उसे बाहर जाना पड़ा। क्या मैं वहां जा सकता हूं? दरवाजा बंद होते ही ट्यू कियू ने डांटा, तुमने मुझे पहले घर पर कैसे पढ़ाया था? आपकी आयु कितनी है? अभी 16 साल भी नहीं हुए और वहां जाने की हिम्मत कर ली। कियाओ सी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अजीब तरीके से कहा, बड़ी बहन, मैं गलत था। मैं पहले नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब वेई बियाओ जी ने बुलाया तो प्रशिक्षण मैदान पर सभी भाइयों ने मेरी तरफ देखा। वह रुक गया, जियो कियाओ को विनती भरी निगाहों से देखने लगा। दरअसल आजकल कियाओ सी जैसे शक्तिशाली परिवारों में पैदा हुए युवा पुरुष, भले ही वे अभी 16 साल के भी नहीं हुए हों और उनकी शादी होने में अभी भी कुछ साल बाकी हों, उनमें से ज्यादातर ने पहले से ही अपने घरों में सेवा करने वाली नौकरानियों के साथ गुप्त रूप से संबंध बना लिए होते हैं। क्यों तो जैसे लोग अलग हैं, क्योंकि क्यूतु का स्वभाव सरल है। वह अभी भी भोली है और इस पहलू पर ध्यान नहीं देती है। जियो कियाओ के आने के बाद उसने उन सभी नौकरानियों को भगा दिया जो कियाओ सी के साथ छेड़खानी करने का इरादा रखती थी। उसने अपने छोटे भाई को शादी में वफादारी की अवधारणा में भी प्रशिक्षित किया। एक जीवन काल में केवल एक व्यक्ति, और शादी से पहले उसे अन्य महिलाओं के करीब होने की अनुमति नहीं थी। उसने कियाओ सी को 21वीं सदी का एक मानक आदमी बनने के लिए भी मजबूर नहीं किया। आखिरकार वे प्राचीन काल में रह रहे थे। लेकिन यदि आप कोई भी भाग सिखा सके तो बहुत अच्छी बात है। और बाद में जब उसका छोटा भाई बड़ा हो गया, शादी कर ली और अपना करियर शुरू कर दिया, तो वह उसके जीने के तरीके में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अब वह उसे लाचुंग वार्ड जैसी मेकअप वाली जगह पर जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देगी। जियो कियाओ ने कियाओ सी की व्याख्या सुनी और अचानक स्पष्ट रूप से समझ गई। उसका छोटा भाई भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन वेई यान के निमंत्रण को सुनने वाले इतने सारे लोग थे, उसे डर था कि अगर उसने मना कर दिया तो हर कोई उस पर हंसेगा। जियो कियाओ ने अपने छोटे भाई की खूबसूरत आंखों को देखा और पहले का गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। बहन, मुझ पर गुस्सा मत हो, मैं वादा करता हूँ मैं वहां फिर कभी जाने की हिम्मत नहीं करूंगा।
क्यूतू ने दयनीय भाव से विनती की। असल में मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर के बारे में चिंतित था। तुम सिर्फ 16 साल की हो और अभी तक मुझे लगा कि कुछ हुआ है। यह तो छोटी सी बात है, इसे इतना बड़ा क्यों बनाया जाए? इससे पहले कि ट्यूक्यू अपनी बात पूरी कर पाती, अचानक पीछे से एक आवाज ने उसे रोक दिया। फिर दरवाजा एक क्लिक के साथ खुला। ज्यू क्याओ ने पलटकर देखा और वेई शाओ को अंदर आते हुए देखा और चलते हुए कहा। क्याओ सी ने अपने जीजा को अचानक वापस आते देखा और उसे बोलते हुए सुना जैसे कि वह उसका बचाव कर रहा हो। वह थोड़ी हैरान हुई, उसका मुंह खुला रह गया। ज्यू क्याओ दंग रह गई, फिर भौहें सिकोड़कर ठंडे स्वर में बोली, मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा रही हूँ। क्या तुम बीच में आना चाहते हो? वेई शाओ ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने सुना ही नहीं। वह सीधे क्याओ सी के पास गया और बोला, तुम अपने कमरे में वापस जाओ, यह बस एक छोटी सी बात है। अगली बार अगर तुम देर से वापस आओ तो बस किसी को मुझे सूचित करने के लिए भेज दो। क्यूतू ने अपने बहनोई की ओर देखा, फिर चुपके से अपनी बहन की ओर देखा जो ठंडी मुद्रा में उसका सामना कर रही थी। अचानक उसकी गर्दन के पीछे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और बाहर भाग गई। यह बड़ी बहन को खुश करने की चाहत की तरह है। आपको छोटे भाई को खुश करना होगा। सेन। अध्याय 55। अनुवाद और संपादक ट्यू सेन। क्यूतू बाहर चली गई। ट्यूक्यू अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने अपना सिर उठाकर वेई शाओ को देखा। उसका चेहरा उदासीन था। वेई शाओ ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा, उसके करीब गया और कहा, जुआन नुओंग ने मुझे पहले ही बता दिया था। यह सिर्फ इतना है कि चचेरे भाई ने देखा कि वह पिछले कुछ दिनों से अभ्यास करते हुए थक गया था, इसलिए वह अपने छोटे भाई को आराम करने के लिए बाहर पीने के लिए ले गया, है ना? तुमने उसे वापस क्यों बुलाया और इतना गुस्सा क्यों हुए? ट्यूक्यू ने एक पल के लिए वेई शाओ को देखा, फिर ठंडी हंसी में कहा, तो सैन्य मार्क्विस, जो आम तौर पर थका हुआ होता है, वह भी आराम करने के लिए इस तरह की जगहों पर जाता है। हम सभी एक ही रास्ते पर हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम एक दूसरे का इस तरह बचाव करते हैं, और फिर भी आप मुझे मेरे छोटे भाई को पढ़ाने नहीं देंगे। वेई शाओ ने कहा, मैं एक उदारवादी व्यक्ति हूँ। लेकिन उसका छोटा भाई अब जवान नहीं रहा, इसलिए भले ही वे दूर क्यों न हो, यह मामला टाला नहीं जा सकता। यदि अब आपके पास मौका है तो क्यों न सीखें? लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। उसने देखा कि ट्यूक्यू की नजरें और भी सख्त होती जा रही हैं, इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया। ट्यूक्यू ने जवाब दिया, अतिशयोक्ति करने में क्या बुराई है? मुझे इसकी परवाह नहीं कि दूसरे लोग क्या करते हैं, मैं उन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। जहाँ तक मेरे छोटे भाई की बात है तो वह अभी वयस्क नहीं हुआ है। मैं नहीं चाहता कि वह ऐसी जगहों पर जाए। यदि ऐसा कुछ दोबारा होता है तो मुझे आशा है कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब उसने दूसरे लोग और छोटा भाई कहा तो उसने हर शब्द पर जोर दिया और अपनी आवाज ऊंची कर दी। वी शाओ ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर अचानक उसके करीब गया और बोला, इतने लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे लगा कि तुम हमेशा कोमल रहती हो। यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें गुस्सा करते देखा है। क्या तुम मेरा दूध का नाम भूल गए हो, पति? मेरे माता पिता मुझे किसी कारण से ऐसा कहते हैं। ट्यूक्यू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, उसके चेहरे को नजरअंदाज करते हुए जो उसके चेहरे से सटा हुआ था। ट्यूक्यू का उपनाम मैन मैन का अर्थ है जिद्दी, अनियंत्रित। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति आज रात वापस आएंगे, और मेरे पति ने यह खबर देने के लिए किसी को नहीं भेजा। मैंने पहले खाना खा लिया। क्या आपने अभी तक खाया है, पतिदेव? यदि नहीं,
तो मैं किसी से इसे तैयार करवा लूंगा। तैयार हो जाओ, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। वेई शाओ शर्मिंदा था। वह सीधा खड़ा हुआ और बोला। उसका चेहरा भी भावशून्य अवस्था में लौट आया। जियाओ कियाओ उसके पास से गुजरा, नौकरों को बुलाने के लिए दरवाजा खोला। वेई शाओ ने नहाया और अपने कपड़े बदले। जब वह खाने की मेज पर गया तो वह तैयार थी। वह वास्तव में भूखा था। उसने एक ही बार में 3 कटोरी चावल खा लिए। जियाओ कियाओ उसे खाना परोसने के लिए उसके पास बैठा, उसके खाने के खत्म होने का इंतजार किया और अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। उसे अपना मुंह धोने के लिए गर्म पानी दिया। फिर अचानक उसके पेट में दर्द महसूस हुआ। उसका उठा हुआ हाथ अचानक रुक गया। वेई शाओ ने पानी का कटोरा लिया, देखा कि वह असामान्य लग रही थी। एक बार उसकी तरफ देखा। जियाओ कियाओ जल्दी से सामान्य हो गई। उसके मुंह को धोकर बाहर जाने का इंतजार करते हुए उसने फिर अपने हाथ डाइनिंग टेबल पर रखे और खड़े होने की कोशिश की। जब से वह यहाँ जियो कियाओ के रूप में पुनर्जन्म ली है, हर बार जब उसे मासिक धर्म होता है तो उसे पीठ और घुटने में दर्द होता है। इतना ही नहीं, पहले 1 या 2 दिन पेट में भी बहुत दर्द होता है। सबसे गंभीर समय तब होता था जब उसका पेट मुड़ने जैसा महसूस होता था। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ हो जाता था। वह खड़ी नहीं हो पाती थी। यह बेहद असहज था। जब वह घर पर होती थी तो वह मासिक धर्म नियमन की दवा लेती थी, लेकिन यह काम नहीं करती थी। पिछले आधे साल तक दर्द कम नहीं हुआ था, लेकिन हर बार जब उसे मासिक धर्म होता था तो उसका शरीर अभी भी असहज महसूस करता था। हाल ही में वी शाओ आनंद में लिप्त हो गया था और हर बार जब वे सेक्स करते थे तो वह उसे रोकने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन वह नहीं कर सका। पहले तो जियो कियाओ को अभी भी चिंता थी कि वह गर्भवती थी। वास्तव में उसे बच्चे पैदा करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन किसी भी कोण से अगर वह इसे देखती तो गर्भवती होने और बच्चे पैदा करने का यह अच्छा समय नहीं था। अन्य बातों का उल्लेख नहीं करना, शारीरिक दृष्टिकोण से यह शरीर पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है और गर्भवती होने के लिए तैयार नहीं है। समय से पहले जन्म देना भी उन कारणों में से एक है जिनकी वजह से प्राचीन महिलाएं लंबे समय तक जीवित नहीं रहती थी। अगर वह जन्म भी देती तो बच्चा स्वस्थ नहीं होता। वह कई दिनों से चिंतित थी और कल जब उसका मासिक धर्म आखिरकार आया तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। अभी अभी वह वेई शाओ को खाना परोसने के लिए बैठी थी, जबकि वह खाना खा रहा था। उसने कहा कि वह बैठी थी, लेकिन वास्तव में यह घुटनों के बल बैठने जैसा था और उसे अपनी पीठ और कमर सीधी करनी थी। आम तौर पर वह ठीक महसूस करती थी, लेकिन आज वह थकी हुई महसूस कर रही थी। जुआन नियांग को पता था कि जियाओ कियाओ को मासिक धर्म हो रहा था और चूंकि वह पहले बाहर गई थी, इसलिए उसका शरीर ठंडा हो जाएगा, इसलिए वह दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही थी। जब वेई शाओ बाहर आया तो वह जल्दी से उसे खड़ा करने में मदद करने के लिए अंदर चली गई। कैसी हो बहन? उसने टियू क्यू के चेहरे की ओर देखा। टियू क्यू ने सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ। महिला को जल्दी आराम करना चाहिए। जुआन नोंग ने टियू क्यू को उसके कमरे में वापस जाने में मदद की। गुई थियू ने कहा कि उसे दफ्तर में कुछ काम है, इसलिए उसे शायद देर हो जाएगी। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने टियू क्यू की तरफ देखा। टियू क्यू ने कुछ नहीं कहा, बस उसे दरवाजे तक छोड़ा। टियू क्यू ने होई के घंटे तक इंतजार किया, लेकिन गुई थियू अभी भी वापस नहीं आया था। उसकी पीठ में दर्द हो रहा था, इसलिए वह आराम करने के लिए बिस्तर पर झुक गई। कमरा शांत था। वह आज वास्तव में थकी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
और सोने ही वाली थी कि झुआननुओंग ने दरवाजा खोला और दबे पाव अंदर घुसा, ट्यू क्यू को जगाया और कहा, पूर्वी कमरे से अभी अभी किसी को यहाँ भेजा गया था, यह कहते हुए कि मैडम अस्वस्थ महसूस कर रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या नाम क्वान अभी तक महल में वापस आ गया है। इस नौकर ने कहा कि नाम क्वान अभी तक वापस नहीं आया है। झुआन नियांग ने कहा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह खुश नहीं थी। जियो कियाओ ने अपनी आंखें रगड़ी, धीरे से उठकर अपने जूते पहने और झुआन नियांग से उसके लिए कपड़ों का एक और सेट लाने को कहा। झोउशी एक दाई थी और उसने अपने बेटे को बुलाने के लिए किसी को यहाँ भेजा था। अगर वह यहाँ नहीं होता तो उसके जैसी पत्नी को यहाँ रेंगना पड़ता, भले ही उसका पैर टूट गया हो। झुआन नियांग ने देखा कि उसका चेहरा शांत था और बेचैनी का कोई संकेत नहीं था, इसलिए उसने कुछ शब्द बुदबुदाए और असहाय होकर उसके लिए कपड़े का एक और सेट ले आई। जियो कियाओ ने वेई शाओ को खोजने के लिए किसी को सरकारी कार्यालय भेजा, फिर झोउशी के पूर्वी कमरे में गई। झोउशी बीमार होने का नाटक नहीं कर रहा था। बाल बिखरे हुए, छाती से लिपटकर कराहती हुई, आंखें बंद, चेहरा हल्का पीला। दादी जियांग उसके बगल में खड़ी थी और जब उसने जियाओ कियाओ को आते देखा तो वह झुकी और झोउशी के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। जियाओ कियाओ घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मेरा पति कल रात के खाने के लिए घर आया था और फिर बाहर चला गया। वह अभी तक वापस नहीं आया है। मैंने देखा कि रात काफी हो चुकी थी और मैं चिंतित हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी माँ को कैसा महसूस हो रहा होगा। चू थी ने कुछ नहीं कहा। ट्यू क्यू अभी भी घुटनों के बल बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, आपका शरीर अनमोल है, मैं आपको इसकी सेवा करने के लिए परेशान कैसे कर सकती हूँ। ट्यू क्यू ने कहा, मैडम अतिशयोक्ति कर रही हैं, सास की तबीयत ठीक नहीं है। बहू होने के नाते कोई भी मामला हो, जब तक सास को इस बात से ऐतराज नहीं है कि मैं परेशान कर रही हूँ, तो वह निश्चित रूप से देरी करने की हिम्मत नहीं करेगी। चू थी ने कहा, मेरा बेटा कहाँ है? आप कहाँ चले गए थे? ट्यू क्यू ने कहा, मेरे पति ने बाहर जाने से पहले मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि वह कार्यालय गए होंगे। यह सुनकर कि माँ की तबीयत खराब है, मैंने किसी को उन्हें सूचना देने के लिए भेजा। दफ्तर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मेरे पति जल्द ही वापस आ जाएंगे। चू थी ने ट्यू क्यू को देखा जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। थोड़ी देर बाद उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, आप जाइए, मुझे यहाँ आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। ट्यू क्यू ने फिर से सिर झुकाया, खड़ी हुई और चली गई। वह अपने कमरे में वापस आ गई। उसे अब नींद नहीं आ रही थी और वह हेडबोर्ड के सहारे झुककर बैठी रही, उसका ध्यान कहीं और था। करीब 2 पल बाद झुआननुंग अंदर आया और उसने बताया कि दक्षिणी सेना वापस आ गई है और पूर्वी कक्ष से गुजर चुकी है। एक पल करीब 15 मिनट का था, 2 पल करीब 30 मिनट का था। जियो कियाओ सोई नहीं थी और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने दरवाजे के बाहर पदचाप सुनी। वेई शाओ वापस आ गया था। जियो कियाओ हेडबोर्ड पर झुक गया और हमेशा की तरह खड़ा हो गया और उसका अभिवादन करने के लिए दरवाजे पर चला गया। ऐसा लग रहा था कि वेई शाओ फिर कभी बाहर नहीं जाएगा। उसने अपनी बेल्ट उतारी और लापरवाही से उसे अपने बगल की मेज पर फेंक दिया। उसने जियो कियाओ को देखा और पूछा, क्या मेरी माँ ने अभी तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल कर दी हैं? ट्यू क्यू उसके सामने आया। उसने अपना कोट उठाया जो उसने अभी अभी उतारा था, उसकी छाती की ओर देखा और कहा, नहीं, अभी आप यहाँ नहीं थे। वहाँ की महिला ने किसी को आपको बुलाने के लिए भेजा, कहा कि उसकी तबीयत खराब है और आप यहाँ नहीं थे तो आप सो गए और वहाँ चले गए। बूढ़ी औरत नहीं चाहती कि मैं उसकी सेवा करूं। मैं बस कुछ देर वहाँ रुकूंगा और फिर घर चला जाऊंगा।
अभी अभी उसने चूथी को जो उत्तर दिया वह सरल लग रहा था, लेकिन सावधानीपूर्वक गणना की गई थी। वह जानती थी कि चूथी को अपने बेटे का उसके करीब रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसने कहा कि जब वेई शाओ बाहर गया था तो उसने उसे नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है। उसने केवल अनुमान लगाया कि वह सरकारी कार्यालय जा रहा है और उसे यह भी याद दिलाया कि उसने उसे बुलाने के लिए किसी को भेजा है। वह जल्द ही वापस आ जाएगा। चूथी निश्चित रूप से नहीं चाहती थी कि उसका बेटा यहाँ आए और अपनी पत्नी को उसके पैरों में घुटने टेकते हुए देखे, जो उसकी सेवा कर रही है। जैसी कि उसने उम्मीद की थी, चूथी ने उसे तुरंत छोड़ दिया। क्या आप ठीक हैं, मैडम? ट्यू क्यू ने बोलना समाप्त किया और पुनः पूछा। पुरानी बीमारी। पहले से ही सो रहा है, वेई शाओ ने संक्षिप्त उत्तर दिया। उसकी आंखें अभी भी उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। ट्यू क्यू ने सिर हिलाया, उसकी नज़र से बचते हुए अपने कपड़े पकड़े और दूर हो गई, लेकिन उसका कंधा पीछे रह गया। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और करीब भी आ गया। दोनों लोगों के बीच की दूरी कम हो गई। मेरी माँ। वह एक पल के लिए झिझका। उनका गुस्सा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अगर मैं घर पर नहीं रहूंगी तो वह जो कुछ भी करके तुम्हें यह एहसास कराएगी कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो थोड़ा और सहनशील बनो। क्यू क्यू ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। चिंता मत करो पति, मैं समझती हूँ। सुअर के घंटे के अंत में एक लंबा दिन अंततः समाप्त हो गया। ट्यू क्यू ने लाइट बंद कर दी और सिकुड़कर लेट गया। थोड़ी देर बाद वेई शाओ उसके करीब गया। उसका हाथ उसके कपड़ों के हेम को टटोल रहा था। जियो क्याओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, आज मुझे मत छुओ, मैं साफ नहीं हूँ। क्याओ सी को जियो क्याओ ने ले लिया। वेई यान का भी अब और रुकने का दिल नहीं था। गाड़ी को रात में गायब होते देख वह मुड़ा और अपने दोस्तों को बताने के लिए अंदर चला गया कि वह व्यस्त था और उसे पहले निकलना था। सभी लोग मौज मस्ती करें, आज रात वह दावत दे रहा था। बोलने के बाद वह हवेली में वापस चला गया। जियाओ कियाओ को ले जाने वाली गाड़ी बहुत दूर जा चुकी थी। वह अब तक घर पहुंच चुकी होगी। वेई यान ने एक हाथ में शराब का जग पकड़ रखा था और रेलिंग के सहारे झुक गया था। अकेली रात की हवा में वह अभी गाड़ी में उसके चेहरे के बारे में सोचता रहा और जब वह बोलती थी तो वह कैसी दिखती थी। लुओझोंग स्ट्रीट के मुख्य द्वार के बाहर मशालें चमकीली जल रही थी, जो उसके गुस्से वाले चेहरे, उसकी सिकुड़ी हुई भौहों को स्पष्ट रूप से रोशन कर रही थी। लेकिन सिर्फ उस एक भाव ने उसे खुद पर काबू पाने में असमर्थ बना दिया। अब भी जब उसने अपनी आंखें बंद कीं, तो उसे अभी भी यह बात साफ साफ याद थी। उसके प्रति उसका रवैया, सिर्फ उस पहली बार को छोड़कर जब वे एक दूसरे से नफरत करते थे, उसके बाद सिर्फ ठंडा और विनम्र था। यह पहली बार था जब वेई यान ने उसे अपने सामने अपना असली व्यक्तित्व दिखाते हुए देखा था। भले ही वह नाराज थी, लेकिन इससे उसे खुशी भी हुई, जैसे अप्रत्याशित खुशी मिल गई हो। वह उसकी छोटी बहन थी। वेई यान को भी यह बात याद थी। उनकी नानी उनके प्रति पहाड़ की तरह दयालु थी और वेई शाओ उनके साथ बड़े हुए। वेई नगियम वास्तव में एक अभिमानी व्यक्ति थे और उनकी प्रतिभा भी असाधारण थी। वे वेई शाओ से बड़े थे। जब वेई शाओ अभी भी उनकी गोद में एक बच्चा था, तब वह पहले से ही एक युवा व्यक्ति था जो वेई राजधानी के चारों ओर घोड़ों की सवारी करता था। लेकिन वह अभी भी जानता था कि उसका मिशन वेई परिवार के उत्तराधिकारी को अपना महान करियर पूरा करने में सहायता करना था। इस बारे में उसके मन में कभी कोई दुविधा नहीं रही। 3 साल पहले एक दिन एक हूण उसे खोजने आया, तब उसे आखिरकार अपनी असली उत्पत्ति का पता चला।
उनके पिता वैसे नहीं थे जैसा उनकी नानी ने कहा था। वे परिवार में रहने वाले एक युवा व्यक्ति थे और दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु जल्दी हो गई। उनके पिता उस समय के हूणों के राजा वुझो कुओ के राजा रित्जू के छोटे भाई थे। उसके शरीर में वेई परिवार के रक्त के अलावा हुओं का रक्त भी बहता है और राजा नहत ट्रुक उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। इससे उसे अवर्णनीय पीड़ा हुई। जिन हूणों से वह इतने वर्षों तक घृणा करता रहा, वे वास्तव में उसके अपने कबीले के लोग थे। लेकिन उनकी प्रिय और आदरणीय नानी ने उनकी पहचान छिपाई। दर्द बीत जाने के बाद वेई यान धीरे धीरे शांत हो गया। उसने उस जियोनगानु पिता को पहचानने का इरादा नहीं किया, लेकिन तब से उसने धीरे धीरे तथाकथित अनुचित भाग्य को महसूस किया। कभी कभी उसने यह भी सोचा, सिर्फ अलग अलग पृष्ठभूमि के कारण उसका छोटा भाई वेई शाओ वेई परिवार का मालिक बनने के लिए पैदा हुआ था और वह केवल वेई शाओ का सहायक हो सकता था, भले ही उसकी योग्यता कमतर न हो। लेकिन उसने जल्दी से इस अनुचित विचार को दबा दिया। अब तक जब वह क्यू नू से मिला, वह कन्फ्यूशिवाद का पालन करते हुए बड़ा हुआ। उसकी नानी ने उसका पालन पोषण किया और वेई शाओ कई सालों तक उसका करीबी भाई था। एक महिला भाईचारे के प्यार की तुलना कैसे कर सकती है? हालांकि वेई यान खुद को उसके बारे में सोचना बंद करने के लिए मजबूर नहीं कर सका। इस वजह से उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन साथ ही गहरे में किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करने की भावना ने उसे खुश महसूस नहीं कराया। रात हो चुकी थी, या शायद इसलिए कि उसका निचला पेट फूला हुआ था, लेकिन वेई यान के दिल में बस यही महसूस हुआ कि वह उससे दिल से प्यार करता है। उसने शराब का जग फेंक दिया, जल्दी से घर चला गया, सभी रखैलों को जाने के लिए कहा और फिर स्याही पीसकर अपना ब्रश डुबोया और बेडरूम में दीवार पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसका माथा पसीने से लथपथ था, उसका पूरा शरीर गर्म था और उसके हाथ में ब्रश एक आत्मा सांप की तरह था जो बिना रुके दीवार पर फिसल रहा था। बहुत जल्दी एक महिला की पीठ दिखाई दी जिसने फूलों की हेयरपिन पहनी हुई थी। महिला हवा के साथ चलती हुई लग रही थी, उसकी आस्तीन फड़फड़ा रही थी। शायद उसे पीछे से कोई बुला रहा हो। वह मुस्कुराई और अपना सिर पीछे की ओर घुमाकर देखने लगी। उसकी खूबसूरती लोगों के दिलों को छू रही थी। वेई यान ने चित्र बनाना समाप्त किया और ब्रश फेंक दिया। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए दीवार को घूर रही थी। उसका पूरा शरीर नशे में लग रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने अचानक अपनी कमीज का किनारा उठाया। उसकी सांसें और भी भारी हो गईं। उसके पीछे मोमबत्ती की रोशनी कांपने लगी। कुछ क्षण बाद राहत की सांस सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। अब से किसी को भी मेरे इस कमरे में प्रवेश की अनुमति नहीं है। यदि आप अवज्ञा करने की हिम्मत करते हैं तो बिना दया के मार डालो। एक पल बाद वेई यान बाहर गया और रखैलों से यह कहा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। हालांकि यह गर्मियों की रात थी। रखैलों को एक ठंड महसूस हुई जो उनकी हड्डियों में घुस गई और उन्होंने अपना सिर झुकाया और जल्दी से आज्ञा का पालन किया।